ओके, तो आज की क्लास में जो है हम आ, क्या कहते हैं, जो लास्ट क्लास में जहाँ पे छोड़ी थी अपना पेनावर्स्ट डाउ का क्लोन, वहीं से स्टार्ट करेंगे। और जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दो या उससे ज़्यादा सेक्शंस हो जाए। चले, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हमजा भाई एक सजेशन थी। जी आपने जो वो बॉक्स बनाया है उसको अगर हम मैप के थ्रू बनाए तो कैसा हाँ, रहेगा? वो अभी करेंगे। उसको रिस्पॉन्सिव भी करना है। अभी दो सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें डीस्ट्रक्चरिंग करेंगे ना? डी स्ट्रक्चरिंग करेंगे क्या मतलब? अभी जो है डाटा डालेंगे पहले किसी वेरिएबल के अंदर, वहां से फिर डाटा जो है यूज करेंगे। ठीक है। ओके, तो मैं जो है जल्दी से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देता हूँ npm run dev, और देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में किस तरह से काम हुआ था। ओके, तो हम सेकंड सेक्शन के अंदर थे जिसमें से हमें इसको जो है रिस्पॉन्सिव करना है। और दूसरी चीज़ कि भाई हमने जो है यहाँ पे जब हम बना रहे हैं तो इसके अंदर हमने 3 बॉक्सेस बनाए। जबकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप जो है एक ही चीज़ को बार बार लिख रहे हैं, बस इसमें टेक्स्ट का फ़र्क है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि मैं इसको 3 दफ़ा लिखूं। मैं क्या करूं कि भाई ये जो डाटा है, जितना भी डाटा है, इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूं, और फिर लूप चला के सिर्फ एक मैं बॉक्स बनाऊं और वो 3 बना दे डाटा की हेल्प से। अब देखते हैं हम किस तरह से ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसको रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा, एक अदद वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकें। तो कॉस्ट कोर ट्रैक डाटा इक्वल्स टू एरे होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि हमारे पास मल्टीपल क्वार्टर्स है, मल्टीपल कोर ट्रैक्स हैं। तो उसको हम एरे के अंदर स्टोर करेंगे। तो एरे के अंदर स्टोर करने के लिए हमें, जाहिर है हमारे पास एक डाटा तो है नहीं, एक हमारे पास भाई उसका हेडर है, एक उसका हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। तो हम जो है क्या करेंगे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर भाई हमारे पास हेडर होगा और डिस्क्रिप्शन होगा। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसके अंदर भाई पहली फील्ड रख देते हैं हेडर, और जो है इसको अभी एम्प्टी छोड़ देता है। और दूसरी होगी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको भी हमने इस तरह से छोड़ दिया। तो हेडर और डिस्क्रिप्शन में यहाँ या डिज़ाइन से ले लेता हूँ। उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे। एक सेकंड देगा, मैं ज़रा फिग्मा का डिज़ाइन निकाल लूँ। ओके, तो डेटा मेरे ख्याल से हमें यहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो हमारे पास वेबसाइट भी है। अच्छा, Q1, हाँ ठीक है, तो यहीं से डाटा ले लेते हैं। ये Q1 का डाटा यहाँ पे लिखा, और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा। तीसरी चीज़ क्या चाहिए हमें? तीसरी चीज़ हमें चाहिए कि भाई इस क्वार्टर का नंबर क्या है, ये वाला नंबर चाहिए। इसको हम डायनेमिकली भी उठा सकते हैं। एक तरीका ये है कि भाई हम जो है सिंपल क्या करें, इस क्वार्टर क्या कहते हैं यहाँ पे जो है ना, जब हम मैप यूज़ करेंगे उसके अंदर हमें ये नंबर हम खुद से जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस नंबर को लिख लेता है क्योंकि हमें आगे भी इस तरह का कुछ यूज़ करना पड़ सकता है। तो एक काम करते हैं, इसका नंबर की भी फील्ड लिख लेता है। दूसरा तरीका भी मैं दिखा दूंगा, उससे उससे भी आप लोग कर सकते हैं।
बट जो है मैं आगे के यूज केस के हिसाब से देख रहा हूँ कि हमें नंबर का जो है वो बना लेना चाहिए। शायद ज़रूरत ना पड़े तो हटा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, नंबर 2, नंबर 3। अगर आप सोच रहे हैं मैं किस तरह से कॉपी कर रहा हूँ, तो इस तरह से मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट दबा के रखता हूँ और एरो डाउन से मैं जो है इसकी कॉपी निकाल लेता हूँ। जितनी दफ़ा एरो डाउन दबाऊंगा उतनी कॉपीज निकल आती हैं। ठीक है, तो इसको बंद किया, यहाँ पे जो है इसको 2 किया, यहाँ से भी कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ से भी कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट। ओके, क्या तो हुआ बेटा? ये हमारे पास आ गया कोड ट्रैक्स का डाटा आ गया। ये हमारे पास कोड ट्रैक का डाटा आ गया। अब जो है इस डाटा को यूज करते हुए हम किस तरह से लूप चलाएंगे वो देख लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ भाई, पहले जो बाकी के 2 हैं उन्हें तो हटा ही देता हूँ, क्योंकि भाई मैंने जैसे बताया कि हम जो है एक बनाएंगे और उसके अंदर हम लूप चलाएंगे। अच्छा, जो जो ये लोग ये चीज़ पहली दफ़ा इम्प्लीमेंट देख रहे हैं वो ये चीज़ और से समझे कि भाई कैसे करता है, क्योंकि आप बहुत दफ़ा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई लूप चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, हमारे पास एरे है, वही जावास्क्रिप्ट का एरे, और इसको मैंने यहाँ पे लाया कोड ट्रैक्स। जब हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है इस HTML के अंदर, तो हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेते हैं पहले तो। ठीक है, अब जो है मैं क्या करूँगा, उस कोड ट्रैक्स का जो एरे है उसको कॉल करूँगा। ठीक है, इस कोड ट्रैक के एरे के अंदर हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड होता है। ठीक है, एरे के साथ हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड होता है लूप चलाने के लिए। आप लोगों ने हो सकता है फॉर लूप पढ़ा होगा, फॉर लूप पढ़ा होगा। और ये हमारे पास एक और तरीका है एडवांस जावास्क्रिप्ट में, जो कि है मैप। ठीक है, इस तरह से आप लूप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि भाई कोड ट्रैक आपके एरे का नाम है और मैप एक अदद मेथड है। अच्छा, इस मैप के अंदर क्या होता है, मैप एक अदद मेथड है तो हम इसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब कॉल करने की सूरत में ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर आपने एक कॉल बैक फंक्शन भी पास करना है। ठीक है, अब कॉल बैक फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, तो कॉल बैक फंक्शन किस तरह से दिखता है, एरो बनाया और ये हमारा एक अदद कॉल बैक फंक्शन आ गया। ठीक है, सही है, ये हमारे पास कॉल बैक फंक्शन आ गया। अच्छा, इसके जो पैरामीटर है उसके अंदर हमें एक चीज़ रिसीव हो रही होती है, जो कि मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। बेसिकली हमारे पास ये आइटम्स एक एक करके शो हो रहा है। मैप क्या करता है, मैप हमारे पास जो है लूप चलाता है। ठीक है, मैप का मेथड हमारे पास लूप चलाता है। देख लेते हैं, यहाँ पे जो हमें एक पैरामीटर मिल रहा होगा जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, आइटम दे देते हैं। ठीक है, इस आइटम को मैं कंसोल करा के दिखाता हूँ इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं अगली लाइन में ले जाता हूँ और यहाँ पे आइटम को कंसोल करा दिया। ठीक है, इतना काम कर लिया। और जो है यहाँ पे एरर किस चीज़ का आ रहा है, इस डिव के अंदर। अच्छा, ये जो है मैंने कुछ हमजा भाई, लिखा हुआ है, इसको मुझे कुछ ना कुछ। जी। जी मेरा ये सवाल था कि ये जो हमारा अभी एक्सपेरिमेंटल ऐप पे आप प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, जी। इसमें मसला ये आ रहा है मत भाई के, ओ सॉरी हमजा भाई के, जब हम इसमें डार्क मोड ऐड कर रहे हैं ना तो वो हो नहीं रहा। अब वो लेआउट में ऐड करना है, जहाँ पे भी हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, यूज क्लाइंट भी मैंने किया, लेकिन वो ना डार्क मोड इसमें ऐड नहीं हो रहा है। और जो ट्यूटोरियल वगैरह में बताया हुआ है ना इंटरनेट पे भी, तो वो बता रहे हैं कि आपकी पेजेस डायरेक्टरी में कैसे होगा, यानी एक्सपेरिमेंटल ऐप हटा के जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, पेजेस डायरेक्टरी वाला, वो अलग होता है थोड़ा नेक्स्ट जेएस का। मेरे जी, ख्याल से वो नेक्स्ट जेएस 12 होता है, या नेक्स्ट जेएस 13 है। तो दोनों में फर्क है। और जिसने वो डार्क मोड ऐड किया है, तो वो नेक्स्ट जेएस 12 वाले प्रोजेक्ट में किया है, और मेरे अभी जो ख्याल से आप किसी या ने मैं काम किया है कर रहे हैं। नेक्स्ट 13 के अंदर भी किया होगा, क्योंकि नेक्स्ट 13 में ही बनाना है ये पेनावर्स की वेबसाइट। मुझे नहीं पता क्या इशू आ रहा था, आप जो है वो इशू अगर शेयर करेंगे तो आइडिया होगा कि भाई क्या एरर क्या आ रहा था। ठीक है, तो वो उस हिसाब से फिर उसको देख सकता है। अभी जो है ये सवाल जो है वो आउट ऑफ टॉपिक है, तो उसमें काफ़ी लंबी बात हो जाएगी, तो जो है इसको एंड में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या किया भाई, इसको कंसोल करा दिया।
अब देखें यहाँ पे भाई ये कंसोल में क्या चीज रिटर्न कर रहा है। ये कंसोल में मुझे इस लूप को चला रहा है और आइटम के अंदर आप देख रहे हैं मुझे क्या चीज रिसीव हो रही है। आइटम के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आइटम डॉट हेडर करूं तो मुझे हेडर रिसीव हो जाएंगे। देखें सारे एरे के अंदर जितने भी हेडर है वो सारे एक एक करके शो हो गए। ठीक है, तो बिल्कुल लूप की तरह ही काम करना है, यहाँ पे कुछ अलग सी चीज नहीं है। बस लिखने का तरीका आप देख लें किस तरह से हमने कॉल बैक फंक्शन पास किया। ठीक है, और ये हमने इसको कंसोल कराया तो हमारे पास सारे हेडर्स आ गए। ठीक है, अगर मैं डिस्क्रिप्शन कराऊं तो एक एक करके हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी आ जाएंगे। तो हमें ये चीज़ पता चली कि भाई अगर मैं एक कंसोल लिखूंगा तो वो 2-3 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा और हर प्रिंट पे मुझे न्यू वैल्यू मिल रही है। ठीक है, डिपेंड ऑन जो जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सिंपल है, इसके आगे हम क्या करेंगे भाई, ये डिव को, ये जो हमारा बॉक्स का डिव है इसको हम उठाएंगे और इसके अंदर ले आएंगे। ठीक है, अच्छा इसके अंदर लिखेंगे कहाँ पे, इसके अंदर जब हम भाई हम लिखते फॉर हैं। ईच भी तो यूज कर सकते थे। फॉर ईच भी यूज कर सकते थे, नहीं फॉर ईच कुछ रिटर्न नहीं करता। फॉर ईच जो है वो यूज करते हैं हम लॉजिक्स लगाने के लिए, लेकिन वो कुछ रिटर्न नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे हमें HTML को रिटर्न कराना है ताकि हम HTML में रेंडर करा सके। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें क्या चीज़ रिटर्न करानी है, यहाँ पे हमें HTML रिटर्न करानी है। तो HTML रिटर्न कराने के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर आऊँगा, रिटर्न का कीवर्ड यूज करूंगा, रिटर्न। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कुछ ना कुछ एक एम्प्टी डिव रिटर्न करा देता हूँ या एम्प्टी फ्रैगमेंट रिटर्न करा दिए। ठीक है, इसको मैं डिव बना लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहते हैं मैप को यूज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास डिव जो है वो कितनी दफा रेंडर होगा, 3 दफा। देख लेते हैं, यहाँ पर आते हैं पेनावर्स डाउ के अंदर आते हैं, ये देखें हमजा 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 3 दफा प्रिंट हो गया। अब ये हमजा हमजा की जगह पे मैं क्या प्रिंट करा सकता हूँ, आइटम आइटम जो कि हमें यहाँ से मिल रहा है डॉट हेडर। तो अब मेरे हमजा भी पास ये एक बार फिर समझा दें, एक बार फिर समझा दें, यहाँ 3 बार हमजा कैसे आया? ये देखे ना हमने लूप चलाया, मैंने आपको क्या बताया कि भाई जब हम कंसोल का देख रहे थे, ठीक है, इस रिटर्न को मैं लिखे रहने देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए ताकि एरर ना दे। अच्छा इसके अंदर आप देखें, जब हमने सिर्फ कंसोल लिखा था, जब हमने सिर्फ कंसोल लिखा था इस मैप के फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे देखे 3 दफा Q1 Q2 Q3 लिखा आ गया। ठीक है, ये क्यों लिखा आ रहा है भाई, ये हमारे पास लूप चल रहा है। ठीक है, आइटम के अंदर हमारे पास एक एक करके क्या कह रहे हैं, आइटम के अंदर हमारे पास एक एक करके ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो वो हाँ, हमजा जितना भाई बड़ा जी एक सवाल करना था। जी ये जो हम इसके बजाय अगर कंपोनेंट्स यूज कर लें तो वो भी मतलब कोई मतलब प्रेफर कौन सा होता है, कौन सा वाला यूज करना होता है? कंपोनेंट यूज कर ले क्या मतलब, मतलब आप हाँ उसमें दूसरा भी आपको मतलब 3 यही। दफा लिखना पड़ेगा ना। उसमें भी हाँ अगर आप तो कंपोनेंट लिखते हैं तो उसमें भी तो 3 प्रेफर दफा कौन सा होगा? प्रेफर यही होता है कि आप मैप यूज करें। हाँ, जब आप कंपोनेंट बना लेना, यहाँ से मैंने वो कोड भी हटा दिया, इसका अगर आप एक कंपोनेंट भी बना लें, ठीक है, वो अगर 3 दफा लिखें तो वो भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, कल को अगर भाई आपने, क्योंकि ना ये डाटा अभी तो मैंने यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है, कल को ये डाटा कहीं और से आएगा, बेसिकली ये डाटा डेटाबेस से आएगा। ठीक है, अब वो डेटाबेस से डाटा आ रहा है, तो जब ये वाला डाटा अपडेट होगा तो यहाँ पे वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं अपडेट होंगे। जो आप कह रहे हैं ना 3 कंपोनेंट अगर मैंने लिखे हुए हैं तो वो हाँ, उसमें उनमें से प्रॉप्स पास 4 कर नहीं लें। होंगे। जी अगर उसमें उसमें प्रॉप्स पास कर लें जी। देखिए, आप कह रहे हैं ऐसे 3 कंपोनेंट बने हुए हैं बॉक्सेस के। ठीक है, जी जी। बॉक्स कंपोनेंट्स, ठीक है, इस तरह से 3 बॉक्सेस बना दिए। अब फर्ज कर लें भाई मुझे कल को चौथा ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा पहले यहाँ पे, यहाँ से मैं चौथा ऐड करूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आऊंगा और यहाँ से एक बढ़ाऊंगा। ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें मसला क्या है,
इसमें मसला ये है कि भाई ये वाला डेटा तो अभी मैं कोड से बढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ से मैंने भाई इसको बढ़ा दिया, तो उसके बाद मुझे पता है कि भाई मैं वही यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, तो वहां पे जाके भी बढ़ा दूंगा। अब देखें, जब मैं कह रहा हूँ कि ये जो डेटाबेस है, ओ ये जो हमारा डेटा है ये हमारा डेटाबेस से आ रहा होगा, ठीक है। अब डेटाबेस से किसी ने अगर इसको बढ़ाया, 3 से 4 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 4 कौन करेगा, ये मसला है। ठीक है जी। ठीक है, लूप चलाने से ये होगा कि भाई वहां पे आप कल को 4 भी ऐड करते हैं तो ये 4 बॉक्सेस शो हो जाएंगे लूप की मदद से। ठीक है, अच्छा जी बिल्कुल क्लियर है जी। सही हो गया। अच्छा, लूप को मैं समझा रहा था कि भाई इसको यूज किस तरह से करता है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए ना, बिगिनर्स के लिए हम लोग जो है इस HTML से बाहर आके सिर्फ जावास्क्रिप्ट में मैप को समझते हैं। ठीक है, आसान है बहुत, एक दफा आ गया तो फॉर लूप से बहुत आसान है ये। ओके, इसको यूज किस तरह से करते हैं भाई, एरे का नाम लिखा, ये हमारा एरे है। ठीक है, एरे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, तो ये हमारा एरे है जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। इसके अंदर हम मेथड लगा रहे हैं मैप का, और मैप के मेथड के साथ हमने इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करना है जो कि क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन। तो वो मैं पास कर देता हूँ, कॉल बैक फंक्शन, ये मैंने पास कर दिया। ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शन एज अ आर्गुमेंट मैं पास कर रहा हूँ। एक तरीका ये है कि भाई मैंने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बनाया और उसको यहाँ पास कर दिया। ठीक है, और एक तरीका ये है कि मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे पास कर दूँ। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। अब इसमें क्या हमारे पास ये जो पैरामीटर है इसके अंदर क्या चीज रिसीव होगी, हमारे पास हम यहाँ पे पहले तो इसका नाम लिख लेते हैं, पैरामीटर का क्या नाम होगा, तो वो आइटम रख लेते हैं हम। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब इस आइटम को अगर मैं कंसोल कराऊं तो हमारे पास क्या होगा, ये आइटम्स, अच्छा इससे पहले मैंने यहाँ भी कंसोल करा है, इसको हटा देता है। ठीक है, ये आइटम्स हमारे पास कंसोल पे एक एक करके शो हो जाएंगे। देखें, पहला आइटम आया, लूप खत्म हो गया, दूसरा आइटम आया, फिर लूप दूसरा शुरू होगा, फिर तीसरा आइटम आया, फिर वो देखेगा भाई चौथा आइटम तो है ही नहीं, तो चौथी दफा लूप चलाएगा ही नहीं। तो इस तरह से हमारे पास लूप चल रहा है। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो जितना बड़ा हमारा लूप होगा उस उतने हमारे पास आ जाएगा। जैसे मैंने हमजा लिखा, हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें से एक हटा देता हूँ मैं, तो 3 दफा हमारे पास हमजा 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 लिखा आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैप की मदद से हमारे पास लूप चल रहा है। अच्छा, फॉर लूप के अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी, आई, वो जो हम आई लेट आई इक्वल्स टू 0 करते हैं और फिर आई प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, वो इसमें भी इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। अच्छा, किस तरह दिखाता हूँ। ये जो आइटम है ना, इसका एक और आर्गुमेंट होता है आई। ठीक है, आई का नाम कुछ भी रख सकते हैं जाहिर है, लेकिन हम जो है आई इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आई जो है इंक्रीमेंट सेंस भी बन रही है कि भाई यहाँ पे जो है आई इंक्रीमेंट एक का प्लस हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये वही चीज है। अच्छा, इसको भी मैंने कंसोल करा दिया, तो आप देखें हमजा 0, आई की वैल्यू क्या होती है, फॉर लूप जब चलता है आई की वैल्यू होती है पहली दफा 0, हम 0 सेट करते हैं ना, उसके बाद क्या होता है आई की वैल्यू 1 होती है, उसके बाद क्या होता है आई की वैल्यू प्लस प्लस करती है और 2 हो जाती है। जितनी दफा लूप चलेगा उतनी दफा हमारी आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास लूप मैप कर रहा है कि भाई बेसिकली लूप चला रहा है। तो इसमें फायदा ये है कि भाई हमारे पास जो भी आइटम्स मिल रहे हैं हमें उसको हम प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैंने आइटम डॉट हेडर लिखा है, आइटम डॉट हेडर क्या करेगा, Q1 Q2 Q3 को प्रिंट करा देगा, जो कि हमारे पास इट्स यहाँ से मीन आ जो रहा है। हमने एड्रेस में जितना कुछ रखा हुआ है वो एड्रेस सारा हमारे पास ले आएगा यहाँ पे मैप के हाँ, जरिए। ये ऑब्जेक्ट पूरा आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक हम एक करके। एड्रेस डिस्क्रिप्शन नंबर के अलावा और भी कुछ रख के हम उस हाँ, पे डेटा बना सकते हैं। यहाँ पे आप एक और भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट में हमें 3 ही चीजें चाहिए थी। ठीक है, तो हमारे पास हमने जो है इस पे मैप लगा दिया। अब क्या होगा, हमारे पास तीनों हेडर एक एक करके शो हो रहा है, Q1 Q2 Q3। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि भाई ये डाटा हमें निकालना आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल हमें कंसोल डॉट लॉग को हटा के वो जो हमारा बॉक्स का डिव है वो रखना है, बस इतना सा काम रह गया। ठीक है, मैप समझ आ गया।
कुछ नहीं कर रहा, लूप चलाने में हमारी हेल्प कर रहा है। बैकग्राउंड में इसमें फॉर लूप ही लगा हुआ होगा, लेकिन आप देखें सिंटेक्स कितना सिंपल कर दिया इन लोगों ने, ये बिल्ट इन मेथड बना के। ये जावास्क्रिप्ट के नए वर्जन में आया था, ये पहले नहीं होता था। नए वर्जन मतलब 2016 में या 2016 में आया था मेरे ख्याल से, तो उसमें था ये। तो इसके अंदर आप देखें एक कॉल बैक फंक्शन पास कर रहा है, जो कॉल बैक फंक्शन भाई इस मैप के फंक्शन को मिलेगा बैकग्राउंड में, ठीक है। इसकी कोडिंग जो है बैकग्राउंड में हुई हुई है। अब ये मैप का फंक्शन क्या कर रहा है, फॉर लूप चला रहा है, जो कि हमें दिख नहीं रहा, वो तो उन्होंने लिखा हुआ है बैकग्राउंड में, ठीक है। हमने बस ये अच्छा फंक्शन पास करके इसको यूज करना है, ठीक है। सही है एक हमजा एक सवाल पूछना था, आवाज आ रही? जी। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि ये जो आपने फिग्मा में डिजाइन बनाया हुआ, इसका जो HTML का कोड है वो वहां से लिया है या ये रिक्रिएट किया था? ये HTML यहाँ पे, हाँ, जो फिग्मा की फाइल है ना, जिसमें हाँ जिसमें आपने ये पूरा वेब लेआउट बनाया है, जी। जी ये वाली, तो ये जो HTML का कोड है वो यहाँ से पिक किया था या नहीं नहीं, रिक्रिएट किया था? लिखा था हमने, शुरू से लिखा था, एक एक चीजें लिखी थी। अच्छा, वो जो लास्ट क्लास में किया था। लास्ट 2 क्लासें हो गई हैं इसकी, तो उसमें ये सब चीजें अच्छा, करी। अच्छा, जो लास्ट क्लास थी वो आपने अपने चैनल पे अपलोड की थी वीडियो, और उससे पिछली वाली क्लास वो मैंने वो प्लेलिस्ट आप ही के बना दी है चैनल? मेरे चैनल के अंदर, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के अंदर, ओके, ठीक है। ठीक है। ओके, ठीक है, बेहतरीन हो गया, थैंक यू। सही हो अच्छा गया। हमजा भाई, हेडर डिस्क्रिप्शन और नंबर जो है वो हम कहीं से भी पिक कर सकते हैं मैप के जरिए? कहीं से भी पिक कर सकते हैं क्या मतलब? मतलब मीन्स कि हाँ अभी अभी कोड ट्रैक में पड़ा हुआ है ना हमारा हेडर डिस्क्रिप्शन और नंबर, हाँ, अगर ये तीन चीजें किसी और एरे फाइल के में हो। अंदर होगी किसी और, हाँ अगर ये जो है वेरिएबल मैं किसी और फाइल के अंदर रखूं और उसको एक्सपोर्ट कर दूं, ठीक है। फर्ज कर लें किसी और फाइल के अंदर है, तो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया उसे दूसरी फाइल से, ताकि मैं किसी और फाइल में इंपोर्ट कर सकूं। तो ये हमारा किसी और फाइल में, अगर मुझे इसे यूज करना है तो भाई मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको उसके नाम से, ठीक है। और फ्रॉम उस फाइल का नाम जिसमें भाई मैंने ये डाला है, तो फिर मैं इसको यूज कर सकता हूँ। इट्स मीन इन फ्यूचर में हमने ये एड्रेस डिस्क्रिप्शन के लिए एक अलग हमने बनानी होगी हाँ फाइल, उसके अंदर ही सारा हमारा हाँ, सारा डाटा उसमें रख देंगे, जैसे वो हमारा डेटाबेस हो जाएगा एक तरह से फाइल का। फाइल में ही हमने डाटा डाल दिया सारा, ताकि डाटा एक जगह जमा हो गया। कल को डाटा चेंज करना है तो भाई हम उस फाइल में चेंज करेंगे, पूरी वेबसाइट में जगह जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमजा, मुझे ये बस खाली ये पूछना था कि हम लोग जो है ना शुरू से टाइप स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन हम लोग कहीं पे उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये बस कर मुझे रहे हैं, पूछना था। कर रहे हैं। देखें आप, अभी देखें यहाँ पे, जब मैं हाँ, इसको मैंने बनाया ना, तो टाइप स्क्रिप्ट ने क्या किया, इसकी डाटा टाइप खुद बना दी, ठीक है। उसके अलावा जब हमने प्रॉप्स लेने होते हैं, जैसे कि मैंने हाँ, लास्ट क्लास में भी कराया था, प्रॉप्स जब हम लेते हैं तो उसके लिए हम डाटा टाइप बनाते हैं। ये देखें, ये हमने डाटा टाइप बनाई थी, ठीक है। इस तरह से बटन की भी बनाई थी हमने, कि कोई कंपोनेंट अगर इस बटन को यूज करेगा तो उसके लिए लाजमी है कि उसके अंदर वो टेक्स्ट पास करे। स्ट्रिंग अगर हो, वो नहीं अच्छा पास अच्छा अच्छा, करेगा ओके। तो उसको एरर मिलेगा कि भाई टेक्स्ट पास करना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ओके, ठीक, ठीक है, बेहतरीन हो गया, थैंक्स। सही है। तो अब ये जो मैप का मेथड है, इसको मैं ले जाता हूँ भाई सिंपल अपने डिव के पास। तो हमारा ये रहा डिव, और इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे भाई मैंने मैप का मेथड लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लगाना होगा, ठीक है। ये हमारे पास मैप का मेथड आ गया। अब जो है मैं क्या करूँ, इस डिव को इस मैप के मेथड के अंदर अगर लिख दूँ तो क्या होगा, एरर आ रहा है, ठीक है। इवन मैं अच्छा कंसोल को हमजा भी भाई, हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ये वाली गलती करते हैं कि भाई इस कोड में क्या एरर है, ठीक है। इस कोड में कुछ एरर नहीं है, आपने जो ये जो डिव है इसको रिटर्न कराना है, ठीक है। वो रिटर्न किस तरह से करेंगे, रिटर्न का कीवर्ड लगेगा और राउंड ब्रैकेट लगा दें, ताकि जो है मल्टीपल लाइंस है ना, तो मल्टीपल लाइंस इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आ जाए। तो आपने ये चीज रिटर्न करानी है बस। तो अब ये यहाँ पे एरर नहीं देगा, तो लोग जो है रिटर्न कराना भूल जाते हैं। एक और तरीका है इसको लिखने का, जब याद है हमने कहा था कि भाई अगर आपको सिंगल स्टेटमेंट रिटर्न करानी हो तो आपको एरो फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, ये देखें एरो लगा हुआ है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ही चीज रिटर्न करानी है, तो उसके लिए हमें ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ना ये रिटर्न लिखने की जरूरत। हम क्या कर सकते हैं, इस डिफ को एक ही लाइन में लिख सकते हैं। किस तरह? पहले मैं एक काम करता हूँ, ये रिटर्न हटा देता हूँ, ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट्स भी हटा देता हूँ। अब मैंने बताया कि भाई इनको एक लाइन में लिखना है, तो ये अब देखें एरर भी चला गया, लेकिन इसको फॉर्मेट जब मैं करूंगा ना तो ये क्या करेगा, खैर वो भी राउंड ब्रैकेट्स लगाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अमूमन हम क्या करते हैं, इस तरह से राउंड ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट जाएगा ऊपर अगली लाइन में और ये डिवाइडर नीचे, इसी तरह से वाला राउंड ब्रैकेट्स। इस तरह से हम रिटर्न कराते हैं एरो फंक्शन के अंदर, क्योंकि एक ही चीज रिटर्न करानी है, तो हम जो है क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स क्यों लगाए। हाँ, अगर मुझे कंसोल लॉक कराना है तो कंसोल लॉक के लिए मुझे लाजमी है कि वो कर्ली ब्रैकेट लगाऊं मैं। ठीक है, अगर मुझे और कोई भी काम कराना है तो उसके लिए लाजमी है कि मैं कर्ली ब्रैकेट ही लगाऊं। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम लिख सकते हैं, एक ये तरीका है और एक हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इसको रिटर्न कर दो। दोनों केसेस में हमें बस HTML को रिटर्न कराना है, सिंपल। तो ये एक तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, हम दूसरा तरीका यूज करेंगे क्योंकि इसमें कम कोड लिखना है हमें। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, सिंपल भाई ये क्वार्टर। अब पहले देखते हैं भाई हमारे पास बॉक्सेस कितने हो गए। हम यहाँ पर आते हैं, ये देखें 3 बॉक्सेस हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा लूप जो है वो 3 दफा चल रहा है। ठीक है, हमारा लूप जो है मैप वो 3 दफा चल रहा है। क्यों 3 दफा चल रहा है? क्योंकि भाई हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ऐड करे हुए हैं, 1 2 3। अगर मैं चौथा ऐड करता हूँ तो देखेगा ये 4 बॉक्सेस हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, जितने मैं बॉक्सेस ऐड करूंगा उतने यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अच्छा यूट्यूब का लिंक जो है वो आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो वो जो है उससे आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। वैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे हमजा सैयद पेन आवर्स डाउ तो वो आ जाएगा, चैनल आ जाएगा, तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। अच्छा किसी ने शेयर कर दिया, सादिया ने, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये भाई हमने लूप चला के देख लिया। ठीक है, क्लियर है। अब इसके जो आइटम्स है उसको हमने डायनेमिक करना है कि भाई सब में Q1 ना लिखा है, इसमें Q1 है, इसमें Q2 है, इसमें Q3 है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे। अभी हमने देखा था, क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, हमने ऊपर कंसोल करके देखा था, कंसोल डॉट लॉग हमने लिखा था आइटम डॉट हेडर हेडर हेडर, तो वो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं आइटम डॉट हेडर। जब मैंने इसको कंसोल कराया था तब हमारे पास भाई ये सारे क्वार्टर शो हो रहे थे ना, सबके हेडर शो हो रहे थे, तो यहाँ पे मैं HTML में लिख देता हूँ। तो जी हमजा ये प्रॉपर्टी को कॉल कर रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टी है ना हाँ, हेडर। हाँ हेडर ओके। प्रॉपर्टी है जो कि हमारे हर ऑब्जेक्ट के हाँ, अंदर है, इसमें भी हेडर है, इसमें भी अच्छा वो हेडर है। अच्छा वो एरे एक दफे दिखा सकते हैं। ये रहा है, इसको नीचे कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। ये देखें एरे है, उसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, इन सारे ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो है कुछ प्रॉपर्टीज है। हमजा भाई, अगर हम आइटम का ऑब्जेक्ट कर दें, मतलब आइटम की जगह कुछ और लिख दें। हाँ लिख सकते हैं आइटम, फिर आपको यहाँ भी चेंज करना होगा। ठीक है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं भाई क्यू लिख दें। ठीक है, तो कुछ भी रख सकता है, तो ये तो नाम है इसका। ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमें आएगी जब ये मैप का फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, ओके, तो आइटम हमने इसका नाम रख दिया और डॉट लगा के इसके अंदर जो भी चीज़ है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब पहली दफा लूप चलेगा तो आइटम डॉट हेडर की क्या वैल्यू होगी, Q1। ठीक है, फिर लूप खत्म होगा। फिर हमारे पास दूसरी दफा लूप चलेगा, फिर आइटम डॉट हेडर की क्या वैल्यू होगी, Q2 होगा, क्योंकि भाई ये सेकंड इंडेक्स में है। ठीक है, पहले फर्स्ट इंडेक्स वाला आएगा, 0 इंडेक्स वाला आएगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स वाला आएगा, फिर सेकंड इंडेक्स वाला आएगा। ठीक है, तो अब सेकंड इंडेक्स की बारी है, फिर थर्ड इंडेक्स की बारी होगी, तो इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पे क्या लिखूं भाई डिस्क्रिप्शन की जगह पे, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन भी अपडेट हो गया हर बॉक्स के हिसाब से। अब तीसरी चीज है हमारे पास नंबर। नंबर किस तरह से करें, नंबर को मैंने कहा था आपको दो तरीके हैं।
एक तरीका ये है कि भाई आप जो है ये आई की वैल्यू ले लें। आई के अंदर क्या आ रहा है, 0 1 2 3 ऐसे ही आ रहा है ना। अगर मैं आई डायरेक्ट यहाँ पे लिखूं तो पहले के अंदर क्या आएगा, 0, फिर 1, फिर 2। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई प्लस 1, इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, आई प्लस 1। तो क्या होगा, क्योंकि हमारा आई 0 से स्टार्ट होता है ना हमेशा, तो इसलिए वहां पे 0 आ रहा था। अब मैंने आई प्लस 1 कर दिया तो 0 की जगह 1 हो जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर तो तो ये नंबर को तो फिर मिटा देना, फिर नंबर का तो फायदा नहीं है। नंबर का फायदा, हाँ चले मिटा देता हूँ उसमें। लेकिन जो है मैं सोच रहा था कि इसका हमें आगे काम आ सकता है, लेकिन अभी मिटा देता हूँ। अगर हमारा काम आया तो फिर हम जो है इसको ऐड कर देंगे, नंबर्स को नहीं हटा हमजा, देते नंबर रहने देना, बिगनर के लिए काम आएगा। हैं। नंबर रहने दे, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ यहाँ डिजाइन में क्या है, 4 5 चले। क्योंकि आगे ट्रैक चल रहा है ना नंबरों का। ठीक है हाँ लिखे रहने देते हैं, क्योंकि जब कल को जब हमें 4 5 ऐड करना होगा तो वहां तो सिर्फ 4 और 5 है, 1 से तो स्टार्ट नहीं होगा, फिर उसमें प्लस करेंगे उतना तो वो जो है मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हमें जो है ये कंपोनेंट जो है ये हमें आगे भी यूज करना पड़ सकता है। तो इसका हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बना लेते हैं, क्या कहते हैं यहाँ, ये वाला एक क्या कहते हैं, एक नई फाइल बना देता हूँ, उसके अंदर ये कंपोनेंट कर लेते हैं। बट वो मेरे ख्याल से हम आगे कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि इस वाले दोनों है, देख एक जैसे ही है, लेकिन जो है इसमें बॉर्डर नहीं है, इसमें बॉर्डर है। तो जब ये वाले पार्ट में आएंगे ना तब इसका नया वो बना लेंगे यूनिक कंपोनेंट। ठीक है, ताकि हम अलग अलग जगहों पे यूज कर सकें उसे। अच्छा, इसमें जो है थोड़ा डिजाइन अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है कुछ ज्यादा ही लंबे हो गए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे टॉप पर आता हूँ, मैक्स विद, सबसे टॉप पर नहीं आता, सबसे टॉप पर तो हमारे पास फिर ये प्रोग्राम, स्टडी, स्कोर, कॉमन और ये सब टेक्स्ट भी आ जाएगा। ठीक है, मैं काम करता हूँ, सिर्फ इन बॉक्सेस के पेरेंट की तरफ आता हूँ। ठीक है, इन बॉक्सेस का पेरेंट कौन है भाई, ये रहा। ठीक है, ये इसका पेरेंट है जिसके अंदर ये तीनों बॉक्सेस हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसकी एक मैक्स विथ सेट कर देता हूँ, ताकि जो है हमारा जो है बॉक्सेस थोड़े इतने बड़े ना हो। अच्छा, एमडी बहुत कम हो जाएगी जाहिर है, एक्सेल करता है। स्क्रीन क्यों लिखते हैं, स्क्रीन क्या कहती है, मैक्स विड्थ स्क्रीन? स्क्रीन, अगर आप स्क्रीन नहीं लिखे ना तो ये वाली जो मैक्स विद है ना, ये बेसिकली उन्होंने अपनी जनरेट करी है। ठीक है, अगर अपनी जनरेट मतलब कि ऐसी नाम रखा है उसका, मैक्स विद एक्सेल, तो इसकी आप विद देखें 576 पिक्सल होगी। तो ये बेसिकली मैक्स विद की एक अलग सीरीज है। ठीक है, मैक्स विद एक्सेल, मैक्स विद एलजी, तो इनकी अलग सीरीज है। अब स्क्रीन क्या कर रहा है, स्क्रीन जो है बेसिकली हमारे पास ब्रेक पॉइंट वाला है। ठीक है, आप, मैं लास्ट क्लास में बताया था कि भाई हमारी स्क्रीन के कुछ ब्रेक पॉइंट है, जिसको हमने नाम दिया था स्मॉल, एमडी, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरह से हमने नाम दिया था। ठीक है, तो जो हमारी स्क्रीन का एक्सेल है उसकी देखें 120 1280 इसके मैक्स विद है। जबकि अगर मैं स्क्रीन हटा दूं तो ये जो है हमारे पास मैक्स विद एक्सेल की जो है 576 पिक्सल है। तो एक दोनों की अलग अलग सीरीज चल रही है, तो मैं जो है स्क्रीन वाला यूज करूंगा। तो अब ठीक है, ठीक है, अब जो है इसको और क्या कर सकते हैं भाई, इसको हम कर सकते हैं, इसमें जो है मुझे एक चीज दिख रही है, वो ये है कि भाई पहले तो नंबर का साइज बड़ा कर देता। ठीक है, शेडो। शेडो है, शेडो चले देख लेता है, अगर अच्छा लगा तो ऐड कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो भाई मुझे इस नंबर का साइज बड़ा करना है। दूसरी चीज, ये क्वार्टर वन सेंटर में नहीं है अपने बॉक्स के, तो सेंटर में लाने के लिए हमने क्या पढ़ा था फ्लेक्स के अंदर, फ्लेक्स तो लगा हुआ भी है। आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। जस्टिफाई आइटम सेंटर। देख लेते हैं, आइटम सेंटर लगा के देखते हैं पहले। आइटम सेंटर से हमारा आइटम सेंटर में आ गया। हमें किसको सेंटर में लाना है, हमें जो है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना उनको सेंटर में लाना है। अगर मैं इसको सेंटर कर रहा हूँ ना, अच्छा ये बताएं कि अगर मैं आइटम सेंटर नहीं लगा रहा तो आप देखें यहाँ पे जो है इनकी पूरी पूरी विड्थ हो गई है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज है आइटम की, अगर मैं
आप लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, आइटम्स एंड अगर मैं करूं तो वर्टिकली ये अलाइन हो रहा है, एंड में चला गया। देखें ये इसकी विड्थ तो इतनी बड़ी है तभी ये कहीं नहीं मूव हुआ, लेकिन जो बाकी के एलिमेंट है जिनकी हाइट छोटी है, इसकी हाइट बड़ी है इसलिए ये कहीं नहीं मूव हो रहा, बाकी जो एलिमेंट है उनकी हाइट छोटी है इसलिए वो एंड में आ गया। तो यहाँ पे मैं आइटम्स क्या लगाऊं जिससे ये फुल हाइट ले ले। अच्छा ठीक है ठीक है। और लास्ट क्लास में पढ़ा था आइटम्स वर्टिकली अलाइन करना है बेस मुझे। लाइन क्या चीज? बेस लाइन नहीं, मुझे आइटम्स तो की कुछ है, प्रॉब्लम आइटम्स की समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ स्ट्रेच लास्ट आइटम स्ट्रेच होगा। आइटम्स स्ट्रेच, आइटम ऐसा बिल्कुल सही है, आइटम स्ट्रेच ही है। ठीक है। अच्छा लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई वर्टिकली अलाइन कैसे करते हैं। ये वर्टिकली हम अलाइन कर रहे हैं ना, ये वाला बॉक्स हमारा वर्टिकली ऊपर नीचे मूव हो रहा है। अगर मैं इसको आइटम्स स्टार्ट कर दूं तो ये स्टार्ट पे चले जाएंगे, मतलब ऊपर चले जाएंगे। ठीक है। अगर मैं सेंटर कर दूं तो ये सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना उसकी हाइट जितना ही ये स्ट्रेच हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रेच। तो स्ट्रेच अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो ये स्ट्रेच हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैं स्ट्रेच ना भी लिखूं तो ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच ही होता है। तो ये सवाल था। ओके काफी सारे लोगों ने, 2-3 लोगों ने बता दिया, गुड। ओके अच्छा मैं कह रहा था कि भाई इस डिव के अंदर जो एलिमेंट है ना उन्हें मुझे सेंटर में लाना है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई ये वाले एलिमेंट्स है ना इनको सेंटर में लाना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके पेरेंट को पहले फ्लेक्स दे देता हूँ। ठीक है। फ्लेक्स देने से क्या होगा, एज एक्सपेक्टेड ये एक ही लाइन में आ गया। ठीक है। इनकी फ्लेक्स की बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है, रॉ, मतलब जैसे हम फ्लेक्स लिखते हैं वो सारे एक ही लाइन में आ जाता है। तो हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, हमें इनको लाना है एक लाइन में नहीं बल्कि एक कॉलम में। तो मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दिया फ्लेक्स कॉलम। तो अब क्या होगा, पहले हमारे पास सारे आइटम्स एक रॉ में थे, अब हमारे पास सारे आइटम्स एक कॉलम में होंगे। तो यहाँ पे देखें Q1 ये सारे एक क्या कहते हैं कॉलम में आ गए। अच्छा ये 1 क्यों नहीं हिल रहा, ये 1 2 3 तो वो अपनी जगह पे, मैपिंग में चल रहा है। ये भी मैपिंग पे चल रहा है। ये देखें ये जो डिव है ये पूरा डिव मैप के अंदर है। आपने इसको एब्सोल्यूट किया हुआ है। वो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट है बिल्कुल, एब्सोल्यूट जो है वो फ्लेक्स उस पर असर नहीं करता। ठीक है तो ये याद रखेगा, तो वो अपनी रिलेटिव जगह पे पे ही करना है। रहेगा, रिलेटिव पे करेगा। ठीक है। अच्छा तो ये हमारे पास फ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम कर दिया। अब आखिरी प्रॉपर्टी क्या लगाऊं, सेंटर करते जस्टिफाई सेंटर। जस्टिफाई सेंटर या आइटम सेंटर। आइटम सेंटर। हमने पढ़ा था कि भाई अगर हमें वर्टिकली अलाइन करना हो, मतलब इस तरह से इस डायरेक्शन में अलाइन करना हो वर्टिकली, तो हम आइटम्स यूज करते हैं। अगर हमने हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो हम जस्टिफाई यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आइटम सेंटर लिखूंगा तो उल्टा होगा कुछ। देखें आइटम सेंटर लिखा मैंने, ये सारे आइटम्स आ जाएंगे सेंटर में हॉरिजॉन्टली, जबकि हमने क्या पढ़ा था आइटम्स जो है वो वर्टिकली अलाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। जब हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं ना तो आइटम्स और जस्टिफाई जो है वो भी उलट हो जाता है। ठीक है। ऑपोजिट अब हो जाती है। हाँ रिवर्स चलेगा। हाँ रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। उलट हो जाएगा। अब आइटम्स जो है अब हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा, क्योंकि आप देखें ना कि फ्लेक्स कॉलम, अगर आप फ्लेक्स को एक पिक्चर बनाए, एक काम करते हैं यहाँ पे मैं पेंट खोलता हूँ, अगर इसमें रोटेट का ऑप्शन हो, होपफुली होगा यहाँ पे। अगर मैं एक फ्लेक्स बनाऊं, कहाँ है भाई डब्बा, ये रहा, ये रहा, ये हमारा फ्लेक्स है। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको रोटेट कैसे करते हैं, सिलेक्ट के साथ है, क्रॉप के नीचे, किसके नीचे, ये इमेज के ऊपर रोटेशन लिखा हुआ है। इमेज के ऊपर रोटेट, हाँ ये रहा। ये इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, माउस कहाँ से आएगा, इतना मुश्किल क्यों है इसको यूज करना, इसको अनसेलेक्ट करूँ,
ओके, का कुछ आ बॉक्स गया, कुछ आ गया। चलो, ये मैंने भाई बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, या मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्शन के नीचे पॉइंट है उसके हाँ जी। हमजा भाई फिग्मा खोल लें। हाँ सही बात है, बहुत मुश्किल हो रही है। हटो, देखते हैं हमारे पास क्या खुला हुआ है। इतनी मुश्किल लगती है हमें। फिग्मा है नहीं। XD अगर आप यूज करें ना, इसका कंपेटिटर जो है वो बिगनर्स के लिए बहुत आसान है। इसमें जो है हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ इस फ्रेम को। इसको मैं एक्सटेंड किया, यहाँ पे करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भाई मैंने एक वो बनाया, फ्लेक्स। ये हमारा फ्लेक्स है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है बाय डिफॉल्ट? रॉ, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन जो है हमारे पास रॉ होती है। अच्छा, जैसे ही मैं फ्लेक्स कॉलम करूंगा, अच्छा इसमें हमारे पास आइटम्स और जस्टिफाई किस तरह से वर्क करते हैं। आइटम्स जो है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन करेगा इसे, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर जो है और भी डिफ डाल दूं, एक काम करता हूँ, 2 फ्लेक्स डाल देता हूँ, 2 आइटम्स डाल देता हूँ इसके अंदर, और इनको मैं फिल कर देता हूँ इस तरह से। इसी कॉपी निकाल लेता हूँ। कॉपी निकालने का क्या तरीका है? सेलेक्ट किया से ऑल्ट दबा के रखूंगा और ये इसकी कॉपी आ गई। ऑल्ट दबा के रखा हुआ है मैंने और माउस से इसको खींच लिया, तो ये हमारे पास वही कॉपी आ गई। अब ये हमारे पास हो गया फ्लेक्स। अच्छा, अगर मैं इसमें जस्टिफाई सेंटर लगाऊं, पहले तो भाई फ्लेक्स जैसी मैं लगाऊंगा ये कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। ये हमारे पेरेंट पे लगा हुआ है फ्लेक्स, और ये हमारे पास फ्लेक्स के आइटम्स है, ठीक है। तो ये आइटम्स जो है ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहे होंगे। अच्छा, जैसे ही मैं जस्टिफाई सेंटर लगाऊंगा ये आ जाएंगे हमारे सेंटर में, ठीक है। इनको एक काम करता हूँ, ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप से क्या होगा, अब ये इनको सेलेक्ट करूंगा तो भैया अब दोनों साथ साथ ही मूव होंगे, ठीक है। वो मैं कंट्रोल G से किया था, या आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं आ रहा होता है अनग्रुप आ रहा है, अभी से ग्रुप आएगा जब आप अनग्रुप कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने इसको सेंटर में कर दिया। अच्छा, अब जो है जस्टिफाई से ये सेंटर में आ गया। अगर मैं जस्टिफाई एंड लिखूंगा तो भाई ये एंड में चला जाएगा। अच्छा, अब इसी को अगर मैं क्या कहते हैं, इसकी डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या हो, इसको दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ग्रुप करता हूँ और इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एलिमेंट्स जो है वो ऐसे ही रहेंगे, ये एलिमेंट भी हमारा ऐसे ही रहेगा। अच्छा, मुझे शिफ्ट दबा के करना चाहिए था ताकि ये स्ट्रेट हो जाए। ओके, टेढ़े मेढ़े हो गए। ओके, तो ये हमारे पास अब जो है, जैसे ही हमने डायरेक्शन चेंज करी तो हमारा जो है क्या कहते हैं, अब क्या होगा, जस्टिफाई जब मैं करूंगा तो हमारा जो भी एरे है, जो भी हमारा पेरेंट एलिमेंट है, उसमें जस्टिफाई उलट अब वर्क करेगा। जस्टिफाई जो है अब क्या कहते हैं, वर्टिकली इसको अलाइन करेगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और इस पे जस्टिफाई लगाऊं तो अब ये जस्टिफाई सेंटर इसको वर्टिकली अलाइन करेगा, ठीक है। और अगर मैं आइटम्स लगाऊं तो वो हॉरिजॉन्टली इसको अलाइन करेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी वही कुछ सिनेरियो है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई मुझे एक इसको, क्वेश्चन था, जी ये फिग्मा का क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ? जी, इसमें कंपोनेंट यूज नहीं हो रहा। मैंने कंपोनेंट बनाए थे तो बटन बनाने के लिए ना, तो वो यूज नहीं कर पा रहा मैं। उसका इंस्टेंस कैसे यूज करते हैं ये बता सकते हैं? ये आप उसकी एक कंपोनेंट बना लिया आपने, उसको कॉपी करके अगर कहीं और यूज करेंगे तो वो कंपोनेंट ही यूज हो रहा है। जैसे ये रहा, मेरे ख्याल में ये कंपोनेंट है, कहाँ पे है, ये रहा, ये कंपोनेंट है, ठीक है। अगर मैं इसमें, शायद ये मेन कंपोनेंट नहीं है, मेन कंपोनेंट शायद ये वाला है, नहीं ये भी नहीं है। इसका ना एक मेन कंपोनेंट होता है, वो पता नहीं कहाँ पे है, ठीक है। जी, इसके ना लेकिन एक आइकन से पता चल जाता है। अगर ये कंपोनेंट की कॉपी होगा तो ये इसका आइकन ना कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा, मतलब अंदर कुछ भी नहीं बना हुआ। अगर ये ओरिजिनल कंपोनेंट होगा तो इसका आइकन थोड़ा सा अलग होगा। तो उस आइकन की अगर आप कॉपी निकाल लें उस कंपोनेंट की, तो वो उसकी कॉपी हो जाती है। फिर आप मेन जो कंपोनेंट है उसमें अगर चेंजेस करते हैं तो सारे कंपोनेंट में चेंजेस होगी, ठीक है।
सही, लेकिन एक मसला ये आ रहा है कि जब मैं इसको, ये इंस्टेंस होता है ना, ये तो दूसरा वाला जो आपने दिखाया ना कि इसकी कॉपी जो है, तो जी इसको जब मैं यूज कर रहा हूँ ना, तो इसके जो लिंक्स होते हैं ना, जो हम बना रहे होते हैं मेन के ऊपर, जैसे हमने मेन पे कोई भी चीज चेंज की और वो दूसरे वाले में हमने जैसे होवर का इफेक्ट लगाया हमने, अब जो होवर का इफेक्ट है उसके बीच में एक लिंक बना होता है ना, जो हम एरो जैसे आ, लिंक होते हैं, वो इसमें आ रहे होते हैं। अब मैं मुझे जैसे मैंने सवाल अगर नहीं कहीं, समझ आया आपका। इसको ना एंड में देखते हैं, एंड में आप पूछ लेगा तो एंड में इसको चले, में टाइम लगा ठीक लेंगे थोड़ा। ठीक है। ओके। अच्छा यहाँ पे हमने जो है इसको क्या करना है भाई, फ्लेक्स में हमने पढ़ा कि भाई इसकी अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी तो अब आइटम्स जो है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन करेगा इसे। तो अगर मुझे वर्टिकली अलाइन करना है, यहाँ पे देखें इसको वर्टिकली अलाइन करना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, तो ये भाई सेंटर में आ जाएंगे अब। ठीक है, ये भी सेंटर में आ गया, ये भी सेंटर में आ गया। अब इस वन को भी थोड़ा हमजा बड़ा भाई कर देते हैं। डबल सेंटर लिखा गया है। क्या? 2 मरतबा सेंटर लिखा गया है, जस्टिफाई सेंटर सेंटर कहाँ लिखा है? नहीं, एक ही दफे निकल लिखा। गया। हाँ, वो मैंने हटा दिया था। ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो है नंबर को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो नंबर को बड़ा करने के लिए देखते हैं भाई हमारे पास 9 एक्सेल से बड़ी वैल्यू है या नहीं। तो मेरे ख्याल से तो 9 एक्सेल आखिरी है। 9 एक्सेल की क्या विद है? 9 एक्सेल जो है हमारे पास 8 आ रही है, 128 पिक्सल है। तो इसको एक काम करते हैं, बड़ा कर देते हैं। और जैसे मैंने बताया था, अगर आपने भाई कस्टम वैल्यू यूज करनी हो तो आप जो है इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के कस्टम वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको 150 पिक्सल्स कर दूं तो ये और बड़ा हो जाएगा। ये मैं क्या चेंज कर रहा हूँ? ठीक है, 1 2 3। 150 पिक्सल्स हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास भाई, और इसको बड़ा कर देता है, 170 कर देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास मूव हो रहा है। और इसके अंदर जो है टॉप 0 मैंने किया हुआ है, तो टॉप 0 जो है वो इसको सेंटर में ले आया है। अच्छा, इसको अगर मैं माइनस में लिखूं तो माइनस में लिखने के लिए मैं -10 लिखूंगा, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अब ठीक लग रहा है। आपको माइनस करेंगे फिर। आप देखें ना टॉप 0 में क्या चीज आ रही थी, मेरे ख्याल से इसमें ना, जब हमने क्या कहते हैं, एक काम करते हैं इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। ये रहा। जब हमने ये जो 2 है, ये हमारे पास जो 2 है, इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। ये रहा हमारा 2। ये जो है हमारे पास, आई डोंट नो, ये टॉप 0 पे तो है। ठीक है, टॉप 0 तो जीरो टॉप पे ले जाता है, सेंटर पे तो नहीं करता। सेंटर में मेरे ख्याल से इसने ना जस्टिफाई की वजह से ले आया। अगर मैं जस्टिफाई सेंटर हटा दूं तो ये हमारे पास, नहीं अभी भी नहीं मूव कर रहा। ये इसका क्या इशू है देख लेते हैं अभी। टॉप 0 ले जाना तो टॉप पर चाहिए, लेकिन जो है नहीं ले जा रहा। पैडिंग वाई की वजह से तो नहीं हो रहा? पैडिंग बाय से भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो एब्सोल्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं, कहाँ गया, गिरा, 2 को टैक्स 170 अगर मैं दूं तो ये जो है, हाँ सॉरी 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 सॉरी, याद आया, इसकी लाइन हाइट भी तो है। इसकी जो है, आप जब भी कोई टैक्स लिखते हैं उसकी कुछ हाइट होती है, देखें ये ब्लू कलर जो है ना, ये देखें, जबकि आपका टेक्स्ट छोटा है लेकिन इसकी हाइट देखें ब्लू कलर कहाँ तक जा रहा है, तो ये लाइन हाइट होती है। इसी तरह से स्टू की भी लाइन हाइट है। ठीक है, तो वो इस वजह से ऐसे आ रहा है क्योंकि इसकी लाइन हाइट बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैंने इस पे होवर किया था तो आप देख रहे थे ये थोड़ा ऊपर तक हाईलाइट हो रहा था, तो उसकी वो लाइन हाइट है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो हमारा नीचे आ गया। लाइन हाइट हमने ऑटो रखी हुई है, तो जितना बड़ा हम टेक्स्ट करेंगे उसकी उतनी लाइन हाइट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी लाइन हाइट होती है। ये ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट किया मैंने, और इस टेक्स्ट की लाइन हाइट जो है ना वो ब्लू कलर जहाँ पे एंड हो रहा है वहां तक है। ठीक है, जबकि टेक्स्ट आप देखें तो यही नीचे ही खत्म हो रहा है। अच्छा, इसको फिर इसलिए मैं माइनस में लिख देता हूँ 10। तो ठीक है, माइनस से क्या होगा? माइनस से मतलब
10 0 पे अगर मैं देखूँ ना तो ये 0 पे भी यहाँ तक था, लेकिन अब मुझे इसको और माइनस में और ऊपर ले आना है, तो उसके लिए मैंने 0 से कम वैल्यू माइनस में ही होगी ना, तो इसलिए मैंने -10 लिखा है। तो ये माइनस पहले लगता है, ठीक है, टॉप से पहले मैंने माइनस लगा दिया, तो ये माइनस में 10 हो गया। अगर मैं इस पे होवर करूँ तो ये देखें -40 पिक्सल्स, ठीक है। इसको मैं अगर सेव करूँ 8 कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ। सेंटर में भी सही लग रहा था। सेंटर में नहीं, सेंटर में ना एक आध ठीक लग रहे थे, लेकिन ये 3 जो है ना वो नीचे जा रहा था काफी, और शायद 1 भी। तो ये आ गए तकरीबन सेंटर में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि भाई इनको ना क्या कहते हैं, ये जो हमारे तीनों बॉक्स हैं इनको सेंटर में ले आऊं, मतलब यहाँ पे देखें वाइट स्पेस ज्यादा है, अगर हम तीनों बॉक्सेस को सेंटर में ले आए तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। मैक्स विद हमने कहाँ पे लगाई थी? मैक्स विद हमने लगाई थी इन बॉक्सेस के पेरेंट में, जिसमें ये तीनों बॉक्सेस हैं। तो वो रहा हमारा ये वाला बॉक्स है। इसके अंदर अगर मैं देखूं तो ये मैक्स विद लगी हुई है, सेंटर में लाना है। आसान तरीका ये है कि MX ऑटो कर दो, तो ये क्या होगा, ये पूरा बॉक्स सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज मुझे ये चीज बढ़ानी है कि इसके अंदर जो क्या कहते हैं गैप है इन तीनों के बीच में, ये बढ़ा देता हूँ मैं। गैप कहाँ से बढ़ेगा? गैप हमारा बढ़ेगा फ्लैग से ही, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मेन डिव है जिसके अंदर वो अस्सलाम तीनों वालेकुम सर। आइटम्स है। जी जी बोले। वालेकुम अस्सलाम। सर आई एम सॉरी, मैं थोड़ा मैंने ज्वाइन कर ली। सर ये आपके जो पिछले प्रीवियस वीडियोस है वो उनका लिंक भी काइंडली शेयर कर ये लें। जो है शेयर मैं कर अभी आया दिया, हूँ सर। ठीक है, शेयर कर दिया थैंक यू चैट पे। सर। नो प्रॉब्लम। सर जज़ाकल्लाह सर। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो है डिज़ाइन के हवाले से जो है मुझे लेफ्ट पे ही ठीक लग रहा था। आप लोग बताएं ये सेंटर में ठीक है या लेफ्ट कर दूं इसे? हाँ, सेंटर में ओके लग रहा है लेफ्ट सर। पे ठीक है। सेंटर में ठीक है। ओके, बराबर के वोट चल रहे हैं। सर ओके। ये लेकिन लेफ्ट ये पे जगह बराबर में कुछ आपकी सही जो नहीं लग पैडिंग रही। है, सेंटर में ज्यादा सही रहेगा। लेफ्ट में वो अलाइन हो रहा था ना सारे ऊपर की हेडिंग से। हाँ, ये भी ये चीज सही पेज है। पेज एक के हिसाब काम से करते हैं ना, सेंटर है, लेकिन हाँ, लेकिन ये इस कंटेंट के हिसाब से दूसरी चीजें सेंटर जो है ना, नहीं है। जैसे ये कोर कोर्सेज लिखा हुआ है, ये सर बहुत वोटिंग ज्यादा करवा लेफ्ट पे है, तो इसके साथ ये सेंटर में सही नहीं लग रहा। हाँ, इसको ना एक काम करते हैं, MX मैक्स विद हटाता हूँ, इसको MX ऑटो भी हटाते हैं। ये आगे हमारा खिंच गया। अब इसकी पैडिंग बढ़ा देते हैं ताकि जो है थोड़ा स्क्वायर शेप पे आ जाएगी, रेक्टेंगल शेप पे चला गया सर तो। आपने दोनों के मसले हल कर दिए। हाँ। क्योंकि दोनों में ना थोड़ा सा मसला लग रहा था। इसको 16 करते हैं अगर हम, तो ये हमारे पास थोड़ा बेहतर हुआ है। काम करते हैं इसको ना एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे जब ये होगा तब इसकी पैडिंग जो होगी वो इतनी ज्यादा होगी, ठीक है। कुछ ज्यादा ही ज्यादा होगी, 16 कर लेता, या हर स्क्रीन पे इसको 16 कर लेता। अगर किसी स्क्रीन पे खराब करे लगेगा तो उसको ठीक कर लेंगे। अच्छा, अब ठीक है। अब जो है इसको मुझे रिस्पॉन्सिव करना है। यहाँ पर आते हैं, ये तीनों बॉक्सेस जो है उनको मैंने रिस्पॉन्सिव करना ही, अभी ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव करने का हमने यहाँ भी तरीका देखा था, क्या करूँ? इसमें वर्टिकल हाइट से मेजर करेंगे ना, मतलब उसकी जो फ्लेक्स कॉल कर वी देंगे आई थिंक। VS से उसको वो करेंगे ना। सर ब्रेक फ्लेक्स पॉइंट्स ऐड करेंगे ना, जो इन्होंने दिए ब्रेक हुए टेलमेंट में, और उसकी वजह से फिर हम कहेंगे दो कि तीन इसको तरीका है। अभी वो रो वाइज है तो इसको कॉलम वाइज कर दो। हाँ, हम जो है ये वाला तरीका यूज करेंगे। क्यों, उसकी वजह बताता हूँ। फ्लेक्स रैप साजिद भाई ने बोला है कि भाई फ्लेक्स रैप यूज करो। फ्लेक्स रैप में मसला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको फ्लेक्स रैप कर दूं ना तो ये देखें ऐसा हो जाता है, ठीक है। जैसे ही मैं छोटा करूंगा वो जो है अगला एलिमेंट जो है अगली लाइन में चला जाता है, बट ये वाली जगह खाली हो जाती है, ठीक है। तो ये फ्लेक्स रैप जो है ना स्पेसिफिक केसेस में हम यूज करता है जिसमें ये मसला ना हो, ठीक है। उसमें क्या कर सकते हैं हम कि भाई फ्लेक्स रैप लगा के इसको सेंटर में कर सकते हैं, लेकिन वो फिर जो है जैसे मैंने बताया कि अगर मैं इसको
फ्लेक्स रैप कर दूं तो ये रिस्पॉन्सिव तो हो गया है, लेकिन ये वाली जगह खाली हो रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन तीनों को सेंटर में ला सकता हूँ। तो फिर वही वाला मसला आ जाएगा कि भाई ये सब एक लाइन में और ये सेंटर में, तो इसलिए जो है हम फ्लेक्स रैप नहीं यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास सिंपल, जो हमने पहले भी पढ़ा था, हम इसको कर देंगे फ्लेक्स कॉल। फ्लेक्स कॉल से क्या होगा कि ये सारे आ जाएंगे हमारे एक लाइन में, लेकिन यहाँ पे जो है एक मसला आ रहा है जो कि है, बताता हूँ। यहाँ पे जो हमने इसकी विड्थ सेट करी थी 4/12, मतलब कि भाई जितने भी हमारे डिव है उनकी विड्थ जो है वो पूरी स्क्रीन के 4%, मतलब जो है 4 जो है हर डिव को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बड़ा करूँ, अच्छा फ्लेक्स कॉल मैंने लगा दिया, पहले फ्लेक्स कॉल वाला काम कर लेता है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई छोटी स्क्रीन पे मेरे जो एलिमेंट्स है वो एक लाइन में एक ही शो हो, ठीक है, तो वो मैंने फ्लेक्स कॉल लगा दिया। ठीक, अब जो है मैं चाह रहा हूँ कि भाई जैसे ही लार्ज स्क्रीन पे आए या मीडियम स्क्रीन पर आए तो ये एक लाइन में ही तीनों शो हो। तो उसके लिए मैं लिखूंगा MD मीडियम स्क्रीन पे फ्लेक्स रॉ कर दो। ठीक है, तो ये जैसे ही मीडियम स्क्रीन पे आएगा ये हमारे पास एक लाइन पे आ जाएंगे। मीडियम स्क्रीन से नीचे जाएगा तो ये सारे एक कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये जो रॉ और क्या कहते हैं, ये MD और जिनको समझ नहीं आई है स्क्रीन वाला कि भाई MD और रिस्पॉन्सिव का क्या सीन है, तो वो लास्ट वीडियो में हमने काफी डिटेल में देखी थी ये चीज। अच्छा, फ्लेक्स कॉल फ्लेक्स रॉ, अब ये मसला क्या है, ये मसला ये है कि हमने जो है इसकी विड्थ 4/12 ऐड करी हुई है। ठीक है, तो हमारे जो जो जितने भी बॉक्सेस हैं वो हमारे 12 में से 4 कॉलम ले रहा है। ठीक है, तो जैसे फर्ज कर लें यहाँ पे भाई इनविजिबल हमने 12 कॉलम बना दिए, एक तो ऐसे ना हमने 12 कॉलम बना दिए। ठीक है, इसमें से हर जितने भी हमारे चाइल्ड है यहाँ पे वो 4 की विद ले रहा है। ठीक है, ये भी हमारे पास 4 की विद ले रहा है, ये भी हमारे पास 4 की विद ले रहा है, ये भी हमारे पास 4, तो टोटल 4 4 4 12 हो गए। तो हमने ये चीज सेट करी हुई यहाँ पे, ये 12 हमें बता रहा है कि भाई हमारे स्क्रीन में 12 कॉलम्स है। ठीक है, इस तरह से 12 कॉलम्स है जो कि हमने बनाए नहीं है, ऐसी सोच लेता है। ठीक है, उसमें से हर एलिमेंट के पास 4 कॉलम होंगे। ठीक है, अगर मैं इसको 3 कर दूं तो 3 3 3 9 हो जाता है। तो आखिर में देखें हमारे पास ये बाकी 3 रह गया खाली। ठीक है, बाकी 3 की जगह जो है वहां पे हमने कुछ डाला ही नहीं है क्योंकि हमारे पास 3 ही एलिमेंट्स है, तो ये 3 की जगह खाली बची है। तो हमने 4 इसलिए किया कि भाई पूरे विद खेल रहे हैं लोग। ओके, तो ये मसला है कि हमने जो है छोटी स्क्रीन पे भी ये मसला कर रहा है। अच्छा, इसका आसान तरीका आप लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फ्लेक्स 1। ये फ्लेक्स 1 क्या करता है, ये फ्लेक्स 1 जो है इसको सेट कर देगा, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे उसको एक लाइन में ले आएगा और सबकी एक जैसी विड्थ कर देगा। ठीक है, अब फ्लेक्स 1 में अगर मैं स्मॉल स्क्रीन पे जाऊं तो आप देखेगा कि इसने फुल विड्थ ले ली। ठीक है, इसने फुल विड्थ ले ली, इसने अपनी रॉ के हिसाब से जो है इसको पूरी रॉ में जगह मिली तो इसने पूरी रॉ में जगह ले ली। तो फ्लेक्स 1 जो है हमारे पास ये कर रहा है। सर ठीक है, फ्लेक्स 1 पे होवर करेगा। 110। अच्छा हमजा भाई फ्लेक्स वन ये स्मॉल मीडियम लार्ज में अप्लाई होगा? फ्लेक्स वन फ्लेक्स 1 जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, मैंने बताया ना कि भाई फ्लेक्स 1 जो है तीनों पे अप्लाई हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने जो है मीडियम लार्ज कुछ नहीं लगाया है। ठीक है, फ्लेक्स 1 क्या कर रहा है, हमारे पास जितने भी हमारे पास इस फ्लेक्स के अंदर आइटम्स हैं, जैसे इस केस में 3 है, तो इन तीनों आइटम्स ने एक जैसी विद ले ली। ठीक है, अब जो है मैं इसको छोटा कर दिया तो यहाँ पे जो है हमारे पास हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी ना, तो अब फ्लेक्स 1 ने देखा कि भाई अब हमारे पास अवेलेबल स्पेस है तो वो पूरी विद ले लेगा। ठीक है, तो ये फ्लेक्स 1 हमारे पास ये कर रहा है। इसमें जो अच्छा भैया आपकी स्क्रीन लैग कर रही है, स्क्रीन बहुत लैग कर रही है। सबके लिए कर रही है, नहीं नहीं ओके है नहीं ओके है। नहीं नहीं आप अच्छा ये कंफर्मेंटेशन। हमजा भाई ये फ्लेक्स 1 बेसिकली जितने भी कॉलम्स हैं उन सबको इक्वली हाँ स्पेस आउट करता है, करेक्ट? तो बिल्कुल वो चाहे कुछ भी अच्छा डायमेंशन हो, बिल्कुल हमजा बिल्कुल। भाई, है ना? जी जी मैं कुछ ऐड करूं इसमें फ्लेक्स जी वन जी, में? कर ला कर ला। अच्छा सर, इसमें 3 प्रॉपर्टीज जो है ना वो कंबाइन है। एक हमारा फ्लेक्स ग्रो, जो पहली प्रॉपर्टी है ना वो फ्लेक्स ग्रो की है।
दूसरी फ्लेक्स श्रिंक की है, और तीसरी जो है वो फ्लेक्स बेसिस की है। ये तीन प्रॉपर्टीज जो हैं इसमें 1 1 जो 0 आ रहा है ना, ये तीनों इसमें शामिल हैं फ्लेक्स 1 में। जाए इसके कि हम वो अलग-अलग फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक करें और फ्लेक्स बेसिस दे के उनको विड्थ दें एडजस्ट करने के लिए, वो ऑटो पे ये सारा कुछ कर रहा होता है। ये श्रिंक भी हो रहा होता है और ग्रो भी हो रहा होता है और अपनी विड्थ भी ले रहा होता है। ये है फ्लेक्स 1। बिल्कुल, जैसे कि भाई ने बताया, कि सलीम भाई ने बताया कि ये जो है इसके अंदर अगर आप देखें, इसमें मैंने होवर भी किया था तो यहाँ पे 110% आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट भी आपको खोल के दिखा दिया कि जैसे सलीम भाई ने भी कहा था। ओ कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो ये जो हमारे पास फ्लेक्स है वो क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास फ्लेक्स के अंदर फ्लेक्स ग्रो 1 हमने कर दिया, फ्लेक्स श्रिंक भी 1 कर दिया, जिसके हिसाब से ये जो है ग्रो और श्रिंक दोनों कर रहा है। उसके बाद हमने बेसिस जो है वो 0% कर दिया, जिसकी हेल्प से जो है इन तीनों को मिला के जो हमारे पास ये वाला बिहेवियर आ रहा है, जिसमें हमारे आइटम्स जो है वो इस तरह से वर्क कर रहे हैं कि भाई अगर 3 आइटम्स फ्लेक्स आइटम्स है तो तीनों की इक्वल विद होगी, और अगर हमारे पास भाई एक आइटम्स है एक लाइन में तो वो भाई पूरी विद लेगा। ठीक है, तो फ्लेक्स 1 सबसे आसान तरीका है फ्लेक्स के साथ यूज करने के लिए। अच्छा, इसमें जो है एक और चीज जल्दी से कर लेते हैं भाई, गैप। ये 1 2 3 के बीच में गैप लाना है, क्या करूं? स्पेस इसको हटा वाई। देता हूँ, ये डिस्टर्ब ही कर रहा है। हाँ, यहाँ पे भाई अगर हम बड़ी स्क्रीन पे आए तो इन तीनों के बीच में तो गैप है, लेकिन जब हम छोटी स्क्रीन पे आ रहे हैं तो इन तीनों के बीच में गैप नहीं एम्प्टी है। लगाएं। गैप वाई देंगे। गैप स्पेस वाई देंगे। स्पेस वाई भी दे सकते हैं, गैप वाई भी दे सकते हैं, और जब हमने गैप एक्स दिया हुआ है तो सिर्फ गैप देंगे तो वो चारों तरफ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है x पे हम 8 देते हैं और y पे जो है वो 6 देते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा UI बेहतर लगे। ओके, स्पेस नहीं यूज कर सकते? स्पेस भी कर सकता है, स्पेस भी लिख लें, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। स्पेस कभी कभार ना इशू करता है हमारा y के अंदर। ये देखें, स्पेस y के अंदर देखें, ये हमारे पास देखें, ये जो बाकी के 2 एलिमेंट्स है ये ऐसे हो गए, तो ये कभी कभार इशू करता है y एक्सिस के अंदर। तो इसको जो है मैं ठीक कर गैप कर देता हूँ, तो गैप में कोई इशू नहीं आता। सही है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कुछ सीखेंगे इससे। कहाँ है भाई हमारा नेक्स्ट सेक्शन, स्पेशलाइज्ड ट्रैक। अच्छा, स्पेशलाइज्ड ट्रैक के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, कमेंट लिखता हूँ स्पेशलाइज्ड ट्रैक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहली चीज़ है इसके अंदर। इसका एक काम करते हैं, एक सेक्शन बना लेते हैं पहले, एक विजेट बना लेते हैं जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। एक हमारा हेडर होगा, एक हमारा ये वाला पार्ट होगा, एक हमारा ये वाला पार्ट। तो इन सबको एक विजेट के अंदर लिख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, हमने एक अदद विजेट का फोल्डर बनाया था जिसके अंदर हम बेसिकली सारे सेक्शंस को हम स्टोर कर रहे थे। तो कोर ट्रैक्स, हीरो सेक्शन, और तीसरा हमारे पास आ जाएगा स्पेशलाइज्ड अच्छा हमजा भाई, डॉट मैं txt। प्रैक्टिस कर रहा था कोर ट्रैक के अंदर हम अलग अलग करें, कितने सेक्शन को हम लंबा कर सकते हैं, मतलब कितने कंपोनेंट वगैरह और बना सकते हैं, एडिंग फुटर, इसके सॉरी अंदर फुटर जो कह गया। कोर ट्रैक्स के अंदर आप कह रहे हैं, तो हाँ जी जी। कोर ट्रैक के अंदर आप देखें हम बटन यूज कर रहे हैं। उसके अलावा जो है अ, अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये चीज नहीं बनाई थी, मैंने शायद आप लोग को होमवर्क दिया था। ये इसका एक कंपोनेंट बन सकता है, ये टेक्स्ट का, ये जो कोर कोर्सेज है ना, ये वाला अगर आप कंपोनेंट देखें और ये वाला देखें तो दोनों तकरीबन सेम सेम ही है। ठीक है, फर्क क्या है कि भाई इसका टेक्स्ट बड़ा है, इसका छोटा है, बस इतना फर्क है। और अगर हम इस वाले कंपोनेंट को और इस वाले कंपोनेंट को देखें तो ये भी सेम सेम ही लग रहे हैं, बस फर्क इतना है कि भाई उसमें टाइटल नहीं लिखा हुआ, इसमें टाइटल लिखा हुआ है, इसमें टाइटल नहीं लिखा हुआ, इसमें बटन भी नहीं है, उसमें बटन है, इतना फर्क है। तो हम क्या कर सकते हैं, सब हेडर्स का एक कंपोनेंट बना सकते हैं।
कि मैंने आप लोग को होमवर्क भी दिया था, बट चले अभी तो ऐसे ही करते हैं ताकि जो है हम मेन फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर दें। बाकी आप इसको ऑप्टिमाइज करना आप लोग का काम है। जाहिर हमजा है भाई आप यार लोग ये भी ग्रीन कलर नहीं डालेंगे? यार ये ग्रीन कलर जो है अगर मैं डालूं फिर उसमें टाइम निकल जाएगा ना। ये वाला सेक्शन कर लेता पूरा, होम पेज कर लेता, फिर उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं फिर वो करना सिखा दूंगा। जैसे ये कोर्सेज के अंदर भी होवर करने वो के बाद जो कोर्सेज शो होंगे वो भी, और जो है ये एक्स्ट्रा चीज़ है। ठीक है, या आप लोग भी तरीका मैं बता देता हूँ, आप लोग इम्प्लीमेंट कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोगों ने भी तो कुछ करना है ना अपना ऐड। ओके, स्पेशलाइज ट्रैक को भाई मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जल्दी से। स्पेशलाइज ट्रैक आ गया हमारे यहाँ पे, और इस तरह से हमारे इंपोर्ट हो गया खुद ही, क्योंकि हमने VS कोड की सजेशन पे क्लिक कर दिया था। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले भाई हमने क्या चीज़ ऐड करते हैं हम लाजमी, सेक्शन। ठीक है, जब भी हम सेक्शन बनाते हैं उसके अंदर हम भाई सेक्शन का एक टैग लगा देते हैं जो कि सबसे ऊपर वाला होता है। उसके बाद हम सारे डिव ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज हम क्या करते हैं लाजमी जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है हमारे पास रैप। रैपर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रैपर, और ये रिएक्ट को मैं हटा देता हूँ क्योंकि रिएक्ट जो है वो खुद ही इम्पोर्ट हो जाती है। और इसको मैं जो है इंपोर्ट एलियस से इंपोर्ट कराता हूँ, ताकि जो है कल को मुझे अगर कहीं किसी और फाइल के अंदर भी इंपोर्ट करना हो तो बस मैं यहाँ से कॉपी करूँ वहाँ पेस्ट करूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैं आता हूँ कोड ट्रैक्स के अंदर, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ रैपर, और यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, तो अब मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि मैं इंपोर्ट एलियस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, रैपर के अंदर भाई हमने जो है सबसे पहले क्या लिखना है, स्पेशलाइज ट्रैक डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ हेडर। हेडर का मैंने एक वो डाल दिया। दूसरी बारी में हम करेंगे इसके अंदर जो है क्या कहते हैं कंटेंट। कंटेंट लेफ्ट, लेफ्ट साइड का कंटेंट है। तीसरी चीज जो हमने करनी है वो है राइट, कंटेंट राइट। तो ये राइट साइड का कंटेंट होगा जो कि हमारे पास ये है। ये तो ऊपर क्यों जा रहा है इसको, चलो छोड़े बाद पे कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास H2 है और पैराग्राफ है, इसको ऐड कर लेता है H2। यही से कॉपी किया, ये पेस्ट किया। दूसरी चीज़ है पैराग्राफ, पैराग्राफ ऐड किया और यहीं से कॉपी करता है और पेस्ट कर दिया। ठीक है हमजा, जी, ये थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था। तो ये रैपर ये क्यों ऐड किया आपने? ये रैपर जो है इसको काफ़ी डिटेल में हमने देखा था। बेसिकली मैक्स विद ऐड करने के लिए हमने किया। यहाँ पे देखें, यहाँ देखें, ये जो है हमने इसको पहली वीडियो आप देखेंगे उसमें काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया। तो हाँ वो मैंने मैंने देखी हुई। मैं ये कह रहा हूँ इसमें आपने क्यों ऐड किया, मतलब ये देखे इसको ना, ये भी हम। सेंटर में आ गया ना। अगर मैं रैपर हटा दूँ तो ये देखेगा ये कहाँ पे आएगा, ये जो हमारे पास इस कोने में आएगा, ये रहा। हमने एक लाइन में लिखना है सबको, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो ये अब इस ओके। लाइन में आ गया। उसके बाद जो है ऊपर से पैडिंग भी मतलब ऐड भाई हो ये गई है। हर वेबसाइट पे प्रैक्टिस ये रखें कि एक मैक्स विड्थ रखी जाए रैपर के जरिए, ये हर यार वेबसाइट के लिए? अब क्या कर सकते हैं आप लोग, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, रैपर की बजाय आप लोग वो भी कर सकते हैं कि टेलविंड CSS के अंदर आपने CSS की क्लासेस, रैपर के अंदर हम क्या लिखा है, ये 3 क्लासेस लिख रहा है। ठीक है, अब इन 3 क्लासेस को आप कहाँ पे लिख सकते हैं, टेलविंड CSS के अंदर अप्लाई करके, जो आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था वो लिख के एक क्लास बना ली, और उसको बस आप डिव में ऐड करेंगे वो ऐड हो जाएगी। जैसे हमें रैपर को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने इसलिए बनाया ताकि जो है आप लोग को ये चिल्ड्रन वाली चीज़ जो है ना ये अच्छे से हजम हो जाए। तो जो है इसलिए जो है ये चीज़ हम कर रहे हैं। वैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लास बनाएं और आराम से करें इसको, एक ही क्लास कॉल करें और डिव पे। अच्छा, ये जो इसकी स्टाइलिंग है ये हमारी स्टाइलिंग सेम ऐसी ही होगी, तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं कोड ट्रैक्स के अंदर, और यहाँ पे था हमारा भाई हेडर और
डिस्क्रिप्शन, तो यहीं से मैं उठा लेता हूँ ताकि हमें वापस CSS ना लिखनी पड़े। अच्छा, ये हेडर जो है इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा स्पेशलाइज्ड ट्रैक्स, और इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, जो कि हमने यहाँ से कॉपी किया था। ठीक हो गया, कहा भाई ये आ गया हमारा काम। उसके बाद हमने भाई ये सेक्शन बनाने, पहले लेफ्ट वाला बनाते हैं। लेफ्ट वाले के अंदर ठीक है टैग लाइन है, हेडर है और डिस्क्रिप्शन है, और ये हमारे पास क्वार्टर्स है। तो बना लेते हैं, एक काम करता हूँ, ये जो हेडर और डिस्क्रिप्शन है इनको एक डिव के अंदर कर लेता हूँ, ताकि जो है एक ग्रुप बना रहे इनका। ठीक है, तो ये हमारे एक डिव के अंदर आ गया। दूसरा डिव बना लेता हूँ मैं लेफ्ट साइड वाले कंटेंट का। इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले टैग लाइन है, हेडर है, डिस्क्रिप्शन है और बटन है। तो ये जल्दी से मैं ऐड कर लेता हूँ। हेडलाइन H3 H4 करते हैं टैगलाइन के लिए। यहाँ पे मैं अभी डमी कंटेंट डाल देता हूँ टैगलाइन, और दूसरी चीज़ है हमारे पास हेडर। तो हेडर के लिए मैं लिख लेता हूँ H3 क्योंकि ये छोटा हेडर है। और तीसरी चीज़ हमारे पास पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के लिए मैं P लिख देता हूँ। यहाँ पे डमी टेक्स्ट के लिए मैं लॉरेम लिखूंगा, तो वो भाई हमारे पास डमी टेक्स्ट आ जाएगा। सजेशन उसने दी और मैंने क्लिक किया तो ये डमी टेक्स्ट उसने जनरेट कर दिया। अब ये लर्न मोर के लिए हम जो है बटन यूज कर लेता है, लर्न मोर। ये हमारे पास कुछ अजीब सा बन गया होगा, ये रहा। ठीक है, इसके अंदर जो है हमने क्या करना है, सबसे पहले तो भाई एक काम करते हैं, पैडिंग शेडिंग ऐड कर लेते हैं और बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं, बॉर्डर ऐड कर लेते हैं, बॉर्डर रेडियस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और जो है जितनी पैडिंग वेडिंग है फिर करता है। तो पहले मैं डिव पर आता हूँ, क्लास लगाता हूँ इसकी BG वाइट, बैकग्राउंड वाइट ही है वैसे। शेडो ऐड कर देता हूँ, शेडो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा है तो मैं एक्सेल कर लेता हूँ, शेडो एक्सेल। और क्या है भाई, राउंडेड LG एक्सेल कर लेता है इसको, मेरे ख्याल से ज़्यादा है यहाँ पे भी, रेडियस जो है वो ज़्यादा है तो मैंने ज़्यादा डाल दिया। बॉर्डर, बॉर्डर को बस बॉर्डर ही रखता है, और बॉर्डर का कलर जो है वो मुझे अलग लग रहा है। तो हम एक काम करते हैं, बॉर्डर का कलर जो है वो कर देते हैं, क्या था भाई हमारा कलर, हमारा ग्रे। नहीं नहीं ग्रे नहीं था, ग्रीन वाला कौन सा शेड था हमारा, टील टील था। टील, टील हम यूज करते हैं। और टील के अंदर हमारे पास 300 यूज करता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो है पैडिंग ऐड करते हैं थोड़ी ऊपर की और फिर लेफ्ट की। तो यहाँ पर आते हैं PY8 PX6। ठीक है, तो Y एक्सिस में मैंने ज़्यादा करी है, X एक्सिस में थोड़ी कम रखी है। उसके बाद जो है ये हो गया हमारे पास। अब देखते हैं ये दिखता कैसा है भाई। अच्छा, टील तो बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा है इसको, टील का बहुत लाइट सा शेड है मेरे ख्याल से, 50 है ही नहीं, 50 की जगह फिग्मा पे से ले ले। फिग्मा से ले लें, फिग्मा से भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर इस पे क्लिक करूँ, स्लेट स्लेट ले ले, स्लेट लग रहा है तो। स्लेट, हाँ स्लेट लग रहा है, स्लेट ले लेता है। स्लेट भी हमारे पास एक कलर है और इसका 200 देखते हैं। ठीक है, बस मेरे ख्याल से इतना ठीक है। और X एक्सिस में थोड़ी ज़्यादा पैडिंग दे देता हूँ मैं, इसको भी 8 कर देता है। ठीक है, अब ये टैग लाइन को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं जल्दी से। क्लास नेम टेक्सटाइल 600। ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज क्या था भाई, फॉन्ट LG मेरे ख्याल में। टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट है। अच्छा हाँ सॉरी, टेक्स्ट LG। ठीक है, अब हेडर पे आता है, क्लास नेम
डिज़ाइन खोल लेते हैं। डिज़ाइन के अंदर जो हमारे पास इसका जो साइज है वो है मेरे ख्याल में टेक्स्ट एक्सेल और डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इसको फॉन्ट सेमी बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और इसका कलर ऐसे ही रहेगा, लेट्स सी। अच्छा, कंटेंट वहीं से उठा लेता है। यहाँ पर आते हैं हेडर, यहाँ पर आता है स्पेशलाइज। टैगलाइन की जगह पे मैंने स्पेशलाइज प्रोग्राम डाल दिया, ये चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। स्पेशलाइज प्रोग्राम को थोड़ा सा डार्क कर देता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है। तो एक्सेल की जगह पे मैं 2XL कर देता हूँ और इसको मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, ये मार्जिन भी ऐड कर देता हूँ क्योंकि यहाँ ऊपर मार्जिन है, तो इसको मैं मार्जिन कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, ये लेफ्ट और राइट अगर आप लोग देखें डिज़ाइन के अंदर, ये लेफ्ट वाली जो चीज़ है और ये राइट वाली जो चीज़ है ये एक लाइन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें फ्लैक्स लगेगा। इसका मतलब ये है कि हमें एक पेरेंट डिव बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये दोनों आ रहे हो। तो भाई मैं डिव बनाता हूँ और इसके अंदर इन दोनों को ले आता हूँ, ठीक हो गया। अब इसमें मैं मार्जिन टॉप लगाता हूँ MT10, ताकि जो है हमारा ये कंटेंट थोड़ा नीचे आ जाए और ये सही है। ओके, अब जो है इसके अंदर जो है हमने इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। टेक्स्ट एक्स ओ क्लास नेम टेक्स्ट एक्सेल ओ एक्सेल नहीं LG टेक्स्ट स्लेट, थोड़ा सा लाइट कलर रखता है 600। मार्जिन ऐड करता है MT4, 4 ज़्यादा हुई थी, ठीक है। लर्न मोर के बटन को अब स्टाइल करते हैं। क्लास नेम टेक्सटाइल 700 ऐड हो गया, ठीक हो गया। टेक्स्ट एक्सेल एक्सेल हो गया। मार्जिन ऐड कर देते हैं इस पे 8, नहीं 8 तो बहुत ज़्यादा है, 4, ठीक है। अच्छा, इसको मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड करके देखते हैं इसे। डिज़ाइन में क्या रखा है मैंने, डिज़ाइन में जो है मैंने रखा है बोल्ड, तो इसको बोल्ड ही रहने देता है। अच्छा, ये टैक्स आ गया, ये हमारे पास लर्न मोर आ गया। लर्न मोर के अंदर हम देख रहे हैं कि भाई ये अंडरलाइन भी है, तो अंडरलाइन भी ऐड कर लेता है। अंडरलाइन ऐड करने के लिए मैं लिखूंगा सिंपल अंडरलाइन और ये यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। अब जो है मुझे भाई ये आइकन ऐड करना है। ये आइकन किस तरह से होगा, ये आइकन होगा, इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, कॉपी एस SVG, तो यहाँ पे मैं इसकी SVG कॉपी कर लूंगा। अब यहाँ पे आऊंगा, लर्न मोर के बटन के बाद मुझे वो आइकन चाहिए ना ये वाला, तो इसके अंदर मैं आऊंगा, यहाँ पे SVG पेस्ट करी, ये हमारी SVG आ गई। अब SVG के अंदर जो है ये HTML की SVG है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो कुछ एट्रीब्यूट जैसे स्ट्रोक विद जो है उस इस तरह से लिखा होगा कुछ, जबकि हम JSX में किस तरह से लिखता है, डैश नहीं लगाते, हम इस तरह से लिखते हैं, कैमल केस में लिखता है। तो बस इसको ठीक कर लेगा, बाकी ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ पे आया, ये अगली लाइन में आ गया। तो हम क्या करेंगे, बटन के अंदर हमारे पास लर्न मोर लिखा हुआ है और ये SVG है, तो मैं बटन क्या हुआ, इसका पेरेंट हुआ, इस टेक्स्ट का पेरेंट हुआ और इस SVG का पेरेंट हुआ, तो इस पर मैं फ्लेक्स लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये एक लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद मैं करता हूँ गैप X2, लेट्स सी क्या हुआ। ओके, ऊपर चला गया भाई ये। इसको लाने के नीचे लाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, आइटम्स वर्टिकली अलाइन करना है ना, मैं मुझे ये जो आइकन है ये ऊपर चला गया, इसको मुझे नीचे लाना है, मतलब वर्टिकली अलाइन करना है मुझे। तो वर्टिकली जब हम छेड़ रहे होते हैं तो हम जो है आइटम्स यूज करते हैं, और वर्टिकली मुझे सबसे नीचे लाना है, तो मैं लिख देता हूँ आइटम्स एंड, तो हमारे पास ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसमें अभी भी थोड़ा सा मसला है,
तो इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, SVG पर आता है, क्लास नेम लगाता है, और जो है थोड़ा सा इसको ऊपर लाना है मुझे, तो नीचे से मार्जिन दे के देखता हूँ, MB2, लेट्स सी ऊपर आएगा, आ गया। MB1 देता है, मेरे ख्याल से 1.5 पे कुछ ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, 1.5 पे, प्लस इसका फॉन्ट भी मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है। तो फॉन्ट बढ़ाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, देखते हैं ये वाली क्लास हमारी वर्क करेगी। टेक्स LG नहीं करेगी SVG पे, क्योंकि यहाँ पे हमने विद और हाइट दी हुई है, तो मैं यहीं से चेंज कर लेता हूँ। होपफुली SVG को जब हम छेड़ता है ना तो ये खराब हो जाती है थोड़ी बहुत ना, तो इसको बड़ा देख के करना होता है। 10 13 ओके, ठीक है, शुक्र है खराब नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये हो गया ये वाला सेक्शन। ठीक है, डिजाइन आप लोग के पास अवेलेबल है, इसमें काफी चीजें मैं काफी क्लासेस छोड़ रहा हूँ, जैसे मैक्स विद यहाँ पे लगा हुआ है, देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अगली लाइन पे चला गया स्पेशलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैक्स विद लगाई हुई है कि भाई इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं है, तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें ये आप लोग कर सकते हैं। अच्छा तरीका जो होगा उसकी हम थीम बनाएंगे, तो हम जो है उसको डिटेल में देखेंगे। और थोड़ा सा अभी रिसेंटली मैं फाइल स्ट्रक्चर भी चेक कर रहा था, तो नेक्स्ट 13 के अंदर जो अच्छी प्रैक्टिस है ना, वो हम इन फ्यूचर जब प्रोजेक्ट बनाएंगे कोई, तो उसमें जो है अच्छी प्रैक्टिस देखेंगे कि किस तरह से अच्छा फाइल स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लेआउट शेयर्ड विजेट बनाया हुआ है, इससे भी अच्छा तरीका है जो कि हम ऐप डायरेक्टरी के अंदर करेंगे इन फ्यूचर, बट इस प्रोजेक्ट के लिए हम यही रखते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हो गया स्पेशलाइज्ड ट्रैक। अब जो है हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके नीचे हमारे पास भाई ये चीज़ें भी है। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि हम जो है इनकी जगह पे हम ये वाले अगर हम कंपोनेंट यूज़ करें, और इसमें अगर हम कंडीशन लगा दें कि भाई बॉर्डर जो है वो हटाना हो तो हटा दें, नहीं हटाना हो तो नहीं हटाएं, तो वो हम मेरे ख्याल में कर सकते हैं। तो कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर आते हैं कोड ट्रैक्स के अंदर, कहाँ है भाई हमारा बॉक्स, ये रहा। इसका एक नया कंपोनेंट बना देता है, ये जो हमारा बॉक्स है इसका एक नया कंपोनेंट बना देते हैं ताकि हम यहाँ भी यूज़ कर सकें। तो कंपोनेंट बनाने के लिए मैं आऊँगा शेयर्ड के अंदर, मैंने जो फाइल डायरेक्टरी यूज़ करी, शेयर्ड मतलब वो कंपोनेंट जो हम जगह जगह यूज़ करेंगे, जैसे बटन और जैसे quarter box डॉट tsx rafc quarter box, इसकी जगह पे मैं वाला कोड प्लेस कर देता हूँ। आइटम सही नहीं यहाँ पे, तो भाई हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस बनाता है। इंटरफेस, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं क्या रखता हूँ, आई प्रॉप्स मतलब आई से पता चल रही है इंटरफेस है, और प्रॉप्स किसका इंटरफेस है उसका नाम लिख दिया मैंने, प्रॉप्स का इंटरफेस है। ठीक है, तो ऐसे यूजफुल जो है ना नाम रखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, मुझे क्या क्या चाहिए, हेडर चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, नंबर चाहिए। हेडर, स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन, स्ट्रिंग, और क्या चाहिए भाई, नंबर, स्ट्रिंग। ठीक है, ये भाई मैंने एक इंटरफेस बना लिया। अब मुझे टाइप स्क्रिप्ट को बताना है कि ये कंपोनेंट जो है ये जहां पर भी हम यूज करें उसके अंदर मुझे ये प्रॉप्स लाजमी चाहिए। अगर नहीं आ रहे प्रॉप्स तो वो एरर दे देगा टाइप स्क्रिप्ट। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा भाई, यहाँ पे टाइप सेट करने के लिए हम कॉलन लगाते हैं FC। ठीक है, FC मतलब फंक्शनल कंपोनेंट। ये वाली जो क्लास ये वाला जो इंटरफेस है ये बिल्ट इन है, हमने पहले भी देख चुका है, ये हमारे पास रिएक्ट के अंदर से आ रहा होता है। और इसके अंदर हम जेनेरिक दे सकते हैं, जेनेरिक के अंदर हम जो है ये वाली टाइप पास कर देते हैं, आई प्रॉप्स। ठीक है, प्रीवियसली हम कैसे कर रहे थे, हम जो है इस तरह से कर रहे थे। ठीक है, हम जो है इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स दे रहे थे और यहीं पे टाइप डिफाइन कर रहे थे, बट ये जो है थोड़ा सा गिच पिच हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसकी एक नया इंटरफेस बनाया और उसको यहाँ पे हमने यूज कर लिया। ठीक है, दोनों
सही है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बट ये वाला थोड़ा सा साफ सुथरा तरीका है, तो आप ये यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, डीस्ट्रक्चरिंग भी लास्ट क्लास में हमने देखा था, देख लेते हैं क्या क्या चीजें चाहिए मुझे। हेडर, डिस्क्रिप्शन, नंबर। हेडर जो है वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ डायरेक्ट, जो कि हमें मिलेगा अभी। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पे। इसको अगली लाइन में ले आता हूँ। अब जो है इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम यूज कर लेते हैं अपने जो भी हमारा वो था कोर ट्रैक्स के अंदर। सबसे पहले तो यहाँ यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको कॉल कर लेता हूँ। अब इसको इंपोर्ट भी कराना होगा, तो इंपोर्ट कराने के लिए मैं इसमें इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस डॉट दबाता हूँ, सजेशन आ जाती है मेरे पास, कर लेता हूँ इसे। अच्छा, ये अगेन सजेशन जो है इसने डबल डॉट से किया, तो मुझे तो इस तरह से करना है, ठीक है। अब ये मुझे क्या एरर दे रहा है, ये मुझे एरर क्या दे रहा है भाई, पैरामीटर्स मिसिंग है। हाँ प्रॉप्स मिसिंग है, क्योंकि मैंने वहां पे बता दिया है टाइप स्क्रिप्ट से कि भाई हेडर, डिस्क्रिप्शन, नंबर रिक्वायर्ड है। अगर मैं नहीं पास करूंगा तो यहाँ पे मुझे एरर देगा, तो अब मैं गलती के चांसेस और कम हो गए। अच्छा, अब मुझे देखना है कौन से प्रॉप्स रिक्वायर्ड है। मैं आऊंगा यहाँ पे, कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, ये मुझे बता रहा है डिस्क्रिप्शन चाहिए, हेडर चाहिए, नंबर चाहिए। डिस्क्रिप्शन, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, हेडर, आइटम डॉट हेडर, ठीक है। इसकी जो सॉर्टिंग है वो जरूरी नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन पहले दे दें, हेडर बाद में दे दें, वो मसला नहीं है। नंबर, नंबर इक्वल्स टू i+1, ठीक है। अच्छा, नंबर नहीं है वहां पे, हमने क्या यूज किया, अच्छा ये बाहर ही आ गया हम इसका, ठीक है। अच्छा, नंबर नहीं है, नंबर इज अच्छा, हमने इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग रखी थी, ये देखें, तो इसकी डाटा टाइप हमने नंबर कर देता है, ठीक है। तो वो जो क्वार्टर बॉक्स के अंदर हमने यूज किया था, वहां हमने डाटा टाइप स्ट्रिंग दे दी थी और यहाँ नंबर पास कर रहे थे, तो वो एरर दे रहा था। ओके, तो ये हो गया हमारा। देखते हैं यूआई में कोई फर्क आया, नहीं आया, वैसे ही हमारे बॉक्सेस सही है। अब हमारे पास फायदा ये हुआ कि अब क्वार्टर बॉक्स को हम आगे भी यूज कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर भी यूज कर हमजा भाई सकते हैं। हमें वो भी तो देना था उसके प्रॉप्स में, बॉर्डर भी उसका। हाँ, बॉर्डर भी देना है, बॉर्डर वाली फंक्शनैलिटी भी लिख देता है। यहाँ पे आऊंगा मैं, बॉर्डर वाली फंक्शनैलिटी कैसे लिखेंगे, एक और प्रॉप सेट कर देता हूँ, हैव बॉर्डर। पढ़ के ही पता चल रहा है कि भाई पूछ रहा है हैव बॉर्डर, इसकी डाटा टाइप मैं बूलियन रख देता हूँ। अगर ट्रू होगी तो भाई बॉर्डर होगा, अगर फॉल्स होगी तो बॉर्डर नहीं होगा। अच्छा, जो ऐसी चीजें होती है ना जिसमें हमने स्टाइलिंग सेट करनी है, इसको हम ऑप्शनल रखता है, ठीक है। लेकिन इसकी ना डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है, ताकि कल को कोई हमारा कंपोनेंट यूज कर रहा है तो उसको बहुत सारे प्रॉप्स ना देने पड़े, मतलब उसको बॉर्डर भी बताना पड़ेगा, उसको नंबर भी बताना, ये तीनों चीजें तो रिक्वायर्ड है ना। बाकी हैव बॉर्डर जो है वो तो हम ऑप्शनल रख सकते हैं, और एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं कि भाई अगर आप हैव बॉर्डर नहीं पास करोगे तो हम जो है इसको बाय डिफॉल्ट ट्रू रखेंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें बॉर्डर होगा, अगर आप बॉर्डर फॉल्स दोगे तो वो बॉर्डर नहीं होगा, ठीक है। तो हैव बॉर्डर की क्या लॉजिक होगी, सिंपल यहाँ पे लगेगा हमारा, इस वाले क्लास में हमने यहाँ पे सबसे शुरू में लगाया हुआ है बॉर्डर, ये रहा बॉर्डर, इसको हमने कंडीशनली लगाना है। कंडीशनली किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पर आते हैं बॉर्डर, और इसका भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या लगाया है, टेम्पलेट लिटरल्स, ताकि हम जो है वो वाला सिंटेक्स यूज कर सके। तो एक काम करता हूँ, इस बॉर्डर को मैं उठाता हूँ और एंड में ले जाता हूँ, यहाँ पे इसकी कंडीशन लिखता है। कंडीशन लिखने के लिए मैं क्या रखूंगा, टेम्पलेट लिटरल्स का जो सिंटेक्स है वो लिख लेता हूँ। इसके अंदर मैं कंडीशन लिखूंगा कि अगर हैव बॉर्डर, मतलब हैव बॉर्डर अगर ट्रू हो, इक्वल्स टू ट्रू, तो क्या करो, क्लास सेट कर दो बॉर्डर,
एल्स क्या करो, यहाँ पे क्लास नहीं दो, एम्प्टी रखिए, ठीक है। अब इसको मैं और शॉर्ट करता हूँ कोड को ना। ये वाली कंडीशन समझ आ गई? किसको नहीं आई दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। ये जो हैव बॉर्डर है ये बाय डिफॉल्ट हमने ट्रू रखा है, यहाँ पे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है, ठीक है। अगर जब हम इस कंपोनेंट में आए, अगर देखे मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा था, अब यहाँ पे भी मुझे हैव बॉर्डर पास करना है लाजमी, ठीक है। अब फर्ज कर ले मैंने स्टाइलिंग से रिलेटेड भाई 10-15 प्रॉप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब वो 10-15 प्रॉप्स मुझे लाजमी पास करने होंगे, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है ना डेवलपर के लिए कि भाई वो जब भी यूज करेगा उसको 100-200 प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया कि भाई हैव बॉर्डर वाले को हमने ऑप्शनल रख दिया और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, ठीक है। आपने चाकरा यूआई के अंदर बटन देखा होगा, उसके अंदर कितने प्रॉप्स होता है, ठीक है। लेकिन आप कोई प्रॉप्स नहीं पास करते, आप जो है डिफॉल्ट बटन यूज कर रहे होता है, ठीक है। अगर आप बटन का प्रॉप्स पास करेंगे तो भाई उसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। तो यहाँ भी हमने वही किया हुआ है। अच्छा, हैव बॉर्डर के अंदर हमने कंडीशन लगा दी, ठीक है, समझ आ गई। अब इस कोड को, इस कंडीशन को मैं कर देता हूँ छोटा। किस तरह से? हैव बॉर्डर इक्वल्स टू ट्रू लिखने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, सिर्फ हैव बॉर्डर लिख देता हूँ। अब ये चेक करेगा कि भाई हैव बॉर्डर अगर ट्रू है, ये बेसिकली अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ या इस तरह से लिखूँ बात एक ही है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा भी दूँ तब भी ये चेक कर रहा है कि भाई हैव बॉर्डर, अगर मैं सिर्फ हैव बॉर्डर लिखा है तो वो चेक करेगा कि भाई ये ट्रू ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो ये हैव बॉर्डर मतलब ट्रू है, तो ये चलेगा। अगर यहाँ पे फॉल्स होता है तो भाई हमारे पास एम्प्टी वाला चलता है, ठीक है। अच्छा, इसको और आसान कर देता है। इसको और छोटा करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर आप देखें एल्स के अंदर हमने कुछ लिखना ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये एल्स ही हटा देता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसके साथ हमें एल्स लगाना ही लाजमी होता है। वो जो कॉलन है वो एल्स हम कह रहे हैं ना उसे, तो उसको लगाना लाजमी होता है। तो हम क्यों ना एक ऐसी चीज यूज करें जिसमें हम एल्स लगाना ना पड़े, सिर्फ हम ये कंडीशन लगा दें। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये वाला ऑपरेटर। इसमें क्या होगा, ये चेक करेगा कि भाई ये वाली वैल्यू अगर ट्रू है तो बॉर्डर की क्लास ऐड कर दो, अगर ये वाली वैल्यू फॉल्स है तो बॉर्डर की क्लास नहीं ऐड करो, मतलब ये वैल्यू ही नहीं ऐड होगी। जब ये वैल्यू ही नहीं ऐड होगी तो हमारी जो क्लास है उसके अंदर बॉर्डर होगा ही नहीं, तो बॉर्डर होगा ही नहीं तो ऐड ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने भाई कंडीशन लिख ली यहाँ पे, सही है। अब यहाँ पर आते हैं कोड ट्रैक्स के अंदर, इसको चेक कर लेता है। पहले तो भाई डिफॉल्ट बिहेवियर आप देख रहे हैं, बॉर्डर ऐड हुआ है। अब मुझे बॉर्डर हटाना है, मैं ले आऊंगा यहाँ पे बॉर्डर हैव बॉर्डर इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। सेव किया, बॉर्डर हट गया, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ से इसका बॉर्डर वापस लाना है तो भाई मैं इसको ट्रू कर दूं, या तो फिर मैं भाई डिफॉल्ट वैल्यू की तरफ चला जाऊं जो कि बाय डिफॉल्ट ट्रू ही है, तो मुझे ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ गई ये चीज? रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, इस चीज को समझ लें क्योंकि ये काफी यूजफुल होती है। कल को आप क्या करोगे, कल को जब अच्छे कंपोनेंट्स आप बनाओगे ना, उसके अंदर आप क्या करोगे, आप जो एक प्रॉप सेट करोगे जिसका नाम क्या होगा, क्लास नेम, ठीक है। उसके अंदर आप टेलविंड के क्लासेस पास कर रहे होगे, ठीक है। और ये क्लास नेम जो है, अब यहाँ से आप जो है इसको स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। आपको इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप एक प्रॉप पास कर दोगे क्लास नेम, उसके अंदर टेलविंड सीएसएस लिख लोगे और जो है जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कल को आप ये चीज भी करोगे, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास Q1 Q2 Q3 आ गया। अब यहाँ पे भाई मैं चाह रहा हूँ स्पेशलाइज ट्रैक के अंदर यही कंपोनेंट आ जाए बट इसका बॉर्डर ना हो। तो जल्दी से हम आ जाते हैं वापसी हमारे स्पेशलाइज ट्रैक के अंदर, और यहाँ पे हम कहाँ पे भाई हमारा बटन के नीचे एक डिव बनाते हैं। ये लर्न मोर के बटन के नीचे एक डिव बनाते हैं, इसके अंदर मैं ऐड करूंगा जो हमारा कंपोनेंट था, क्या नाम था उसका, क्वार्टर बॉक्स, ये ऐड हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमें 3 प्रॉप्स पास करने थे, वो मैं फिर से कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन, हेडर
और नंबर 4। ठीक हो गया। तो अब जो है अब क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन को इससे रिप्लेस कर देते हैं। Q4 हेडर है, डिस्क्रिप्शन ये रहा और इसका नंबर है 4 और एक और हमारे पास क्वार्टर बॉक्स है जिसका नंबर है 5। इसको हमने ऐसे लिख लिया और इसको 5 कर देता है। तो अब चेक करते हैं क्या ऐड हुआ। ये हमारे पास भाई 2 क्वार्टर्स ऐड हो गए, बट हमें इस पे एक लाइन में लाना है इन्हें। तो उसको एक लाइन में लाने के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपल इस इन दोनों के पेरेंट एलिमेंट में हम फ्लेक्स लगा देंगे, क्लास नेम फ्लेक्स। और दूसरी चीज क्या लगाएंगे, गैप लाना है इनके बीच में। तो गैप लाने के लिए मैं लिखूंगा गैप 3। तो ये एक लाइन में आ गए और गैप 4 कर देता है और ये के बीच में गैप भी आ गया। तो ये हमारे पास, अच्छा ये मार्जिन भी ऐड कर देता है ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो मार्जिन भी मैं यहीं पे ऐड कर लेता हूँ, empty 6 8। ठीक हो गया। अब जो है ये हमारा आ गया भाई, एक लेफ्ट साइड बन बॉर्डर गई है। कॉल्स। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ से बॉर्डर भी हटा रहा था हमें। तो बॉर्डर हटाने के लिए अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इन दोनों के प्रॉप्स के अंदर बॉर्डर फॉल्स कर दूं, हैव बॉर्डर विच इज फॉल्स, नहीं है भाई बॉर्डर, तो बॉर्डर हट गया। तो ये हमारे पास बन गया है कुछ इस तरह से। और जो है अब जो है हम अपने लेफ्ट सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। लेफ्ट सेक्शन के अंदर अच्छा ये सॉरी हमजा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो जी हैव बॉर्डर फॉल्स कैसे हुआ? मतलब मुझे पता है आपने डिफॉल्ट वैल्यू उसकी ट्रू रखी हुई थी और हाँ एक सेकंड कोड पे आएगा। जी अच्छा ये फॉल्स लिख दिया, बस सही, ठीक हाँ, है। यहाँ मुझे पे लगा लिख दिया। वो स्क्रीन हैंग हो गई थी। ठीक है, ओके, थैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया है काम। अब हम आ जाते हैं भाई ये वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, इस वाले सेक्शन के अंदर हम देखें तो इतना मुश्किल नहीं है, इस पे भी हम जो है कर लेते हैं इसको इम्प्लीमेंट जल्दी से। कंटेंट राइट का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम डिव बनाते हैं। डिव के अंदर हमने जो है इसमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड करते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो जल्दी से आते हैं, क्लास नेम px4 py4 कर देता है, नहीं 6 कर देता है। तो ये हमने कुछ पैडिंग ऐड कर दी। अब क्या करेंगे हम, इसको ना एक काम करते हैं, एक लाइन में लाते हैं पहले। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो ऐड काम करता है थोड़ी देर के लिए ना, इसको बैकग्राउंड कलर दे देता है ताकि ये दिखे। ये ऐड हो गया, ये रहा। अब इन दोनों को एक लाइन में लाना है जैसे यहाँ पे रहे, ये दोनों इसने विद ली हुई है, इसने विद ली हुई है। तो अब यहाँ पर जो है आप फ्लैक्स से रिलेटेड और चीजें सीखेंगे जो कि है, पहले तो ये लिख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं बीजी स्लेट, पहले एक काम करते हैं, इनको एक लाइन में ले आता है, फिर उसके बाद देखते हैं इनको विथ कैसे देनी है। तो एक लाइन में लाने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, फ्लेक्स लिखा, ये आ गए एक लाइन में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ये अपनी फुल विद ले रहा है और इसमें हमने थोड़ी सी पैडिंग ऐड करी हुई है इसलिए ये थोड़ी सी विद ले रहा है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, फ्लेक्स 1 पढ़ा था। फ्लेक्स डैश 1 अगर हम लगा दें तो ये क्या करेगा, ये जो है दोनों को इक्वली विद दे देगा। तो यहाँ पे इक्वल विद हो गई, इसकी भी उतनी होगी, इसकी भी उतनी होगी। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी कम विद है, इसकी ज्यादा विद है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, परसेंटेज में विद दे सकते हैं। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, बेसिस, बेसिस के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ बेसिस टेलविंड, क्योंकि जो है मुझे जो है इसको देखना होगा। और जो है यहाँ पे परसेंटेज वाला भी सिनेरियो है, बट बल्कि यहाँ पे भी काफी ऑप्शंस दिए वेनलो ने, लेकिन जितने विद के अंदर ऑप्शंस है उतने नहीं है। खैर, हम बेसिस भी यूज कर सकते हैं, हम विद भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्स बेसिस के अंदर अगर मैं आऊँ, यहाँ पे अगर मैं फ्लेक्स बेस, एक काम करते हैं पहले बेसिस को देख लेते हैं ये वर्क किस तरह से कर रहा है।
बेसिस 1 कर देता हूँ। कहाँ पे 1 करना है भाई? मैंने चिल्ड्रन पे करना है मेरे ख्याल से। हाँ, ये देखें इन लोगों ने कैसे किया हुआ है। हमने जो है, जब हम पहले पढ़ रहे थे, हमने जो है 12 कॉलम्स बनाए थे। इसने कितने बनाए हैं? इसने जो है मेरे ख्याल में 1/4, मतलब कि भाई इसको जो है 4 में से 1 दिया, ठीक है, और इसको भी 4 में से 1 दिया, और इसको हाफ दिया। 4 कॉलम कर दिए, हाँ, इसमें हमें 4 कॉलम मिले, जिसमें से ये हाफ विद 2 घेर रहा है। 1 1 कर दिए और हाँ, बाकी ये जो है क्वार्टर क्वार्टर विद ले रहा है। ठीक है, तो मैं 12 वाली कन्वेंशन इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि 12 वाली कन्वेंशन ना आराम से समझ आ जाती है। 12 कॉलम है, 4 उसको दे दिए, 4 उसको दे दिए, कितने बचे हो, तो उससे समझ आ जाता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा मुझे सूटेबल लगती है, इसलिए मैं 12 वाली यूज़ करता हूँ। तो जो है हम क्या कर सकते हैं, बेसिस भी यूज़ कर सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे बेसिस ही यूज़ करते हैं। तो बेसिस के अंदर मैं जो है इसकी विड्थ दूंगा 12 में से 8 इसको दे देता हूँ। ठीक है, 8 किसको दे दूंगा भाई? 8 मैं इसको दे दूंगा। ये जो हमारा ये वाला कंपोनेंट है, इसको मैं 12 में से 8 इसको दे दूंगा। बाकी इसका साइज छोटा है, इसलिए इसको मैं 4 कॉलम्स दे देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी विड्थ कम होगी। तो यहाँ पे मैं बेसिस 8/12 कर दिया, तो भाई इसकी विड्थ जो हमारे पास इतनी आ जाएगी। और नीचे वाले को मैं कर देता हूँ बेसिस, पहले मैं विद ही यूज करता था, अभी मैंने बेसिस यूज करना स्टार्ट किया। अच्छा, क्या दूं बेसिस पे? 4/12। 4 12 4/12, बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे पास ये हो गया सेट। इसकी विड्थ ज्यादा है, इसकी कम है, इन दोनों के बीच में गैप ऐड कर देते हैं। गैप ऐड करने के लिए हम आते हैं इन दोनों के पेरेंट के अंदर। इन दोनों का पेरेंट कौन है? इन दोनों का पेरेंट है ये। इसके अंदर हम गैप x 4 कर देते हैं, और गैप y भी मैं अभी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जाहिर है हमें रिस्पॉन्सिव करना होगा, तो कोई ना कोई एक चीज़ तो नीचे जाएगी। तो उसके लिए मैं गैप y भी ऐड कर देता हूँ, और गैप y ज़्यादा रखता हूँ। ठीक हो गया। अब जो है इसके अंदर गैप x भी 6 कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जो इसका कलर मैं हटा दूंगा, बाकी चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है। एक इमेज है, और स्पेशलाइज ट्रैक है, और हेडर है। ठीक है, अब इमेज के लिए क्या करना है वो देखते हैं। या तो फिर मैं यहीं से उठा लेता हूँ। एक एक पिक्चर इंस्टॉल डाउनलोड करने का तरीका मैंने आप लोग को बता दिया था, दोबारा बता दूंगा। बट पहले जो है HTML लिख लेता है, फिर देखते हैं इमेज का क्या करना है। अच्छा, आते हैं, इसको मैं जूम कर देता हूँ। इसके अंदर क्या है, एक इमेज है, दो मुझे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। एक इमेज है, और एक यहाँ पे दूसरी चीज़ है। तो इसमें मैं क्या चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ? फ्लेक्स, के भाई दोनों एक ही रो में आ जाए। तो यहाँ पे मैं डिव बनाता हूँ, क्या कहते हैं, हमारा इमेज का डिव ये वाला है, और ये हमारा कंटेंट वाला डिव है। और इसमें मैं फ्लेक्स लगा देता हूँ ताकि ये दोनों एक लाइन में आ जाए। फिलहाल इमेज की जगह पे मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि इमेज वाला पार्ट है, तो उसको करने के लिए हमने उस पे जाना होगा। इससे पहले मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ पहले। तो मैं एक काम करता हूँ, इमेज की जगह पे एम्प्टी डिव लगा देता हूँ, जो कि है इसकी विड्थ मैं रखता हूँ 20, और हाइट में रखता हूँ 16, और इसको राउंडेड कर देता हूँ। इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, इमेज की जगह पे एक चीज़ आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऊपर की टैग लाइन है, और ये हेडर है, तो वो दूसरे स्टिफ के अंदर आ जाएंगे। और इसके अंदर मैं लिखूंगा स्पेशलाइज। ओ, इसके लिए हम H4 यूज़ करते हैं, और टैग्स यहीं से उठा लेता हूँ, और पैराग्राफ लिखता हूँ दूसरा। और पैराग्राफ नहीं, इसके लिए H3 लिख लेता हूँ। ठीक है, H3 के अंदर जो है हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 डिव आ गए। अब देखते हैं इसका UI कैसा बना है। ये भाई इमेज आ गई,
ये हमारे पास स्पेशलाइज ट्रैक और ये आ गए। पहले तो मैं इस बैकग्राउंड कलर को बहुत ज़्यादा लाइट कर देता हूँ, बाद में हटा भी देंगे, बट अभी जो है दिखे कुछ हमें यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो पहली चीज़ हमें दिख रही है कि भाई पहले तो हम इन दोनों के बीच में गैप डालेंगे, दूसरी फिर हम इसको स्टाइल करेंगे, तीसरी फिर हम इमेज लगाएंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। गैप डालने के लिए मैं आऊँगा भाई फ्लेक्स के अंदर, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा गैप x3 4 कर देता है इसे, और उसके अलावा जो है मैं इसको साथ साथ h4 को स्टाइल भी कर देता हूँ। क्लास नेम टेक्स, और इसका जो टेक्स्ट था वो था, एक काम करता है नई चीज सीख लेता है आज ना, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। 10 मिनट में मैं एक नई चीज सिखा देता हूँ ताकि आप लोग जो है घर से इसको जो है एक्सप्लोर करें। जो मैं कह रहा था ना, थीम्स के अंदर जो है हम एक प्राइमरी कलर सेट करेंगे, वो कर लेता है, सिर्फ प्राइमरी कलर तो सेट कर लेता है, क्योंकि ना मुझे बार बार कलर जो है ना वो देखना पड़ रहा है, और वो अच्छा भी नहीं आ रहा। टील वाले जो कलर है ना, ये वाला शेड, ये इतना खास भी नहीं है। तो वो जो हम यहाँ डिजाइन में यूज किया हुआ है ना, यही कलर मैं यूज करता हूँ। तो इसको यूज करने के लिए हम आएंगे टेलविंड कॉन्फ़िग के अंदर। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है मुझे, हमारे पास कितने सारे कलर है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है, लेकिन हमारा ये वाला नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी थीम को एक्सटेंड करूँगा। कहाँ पे आ गए, टेलविंड कॉन्फ़िग के आके, टेलविंड कॉन्फ़िग में आके अपनी थीम के अंदर मैं बता रहा हूँ कि भाई इसको एक्सटेंड करो। अच्छा, किसको एक्सटेंड करो, कलर्स को एक्सटेंड करो। ठीक है, कलर्स को एक्सटेंड करो और उसमें एक कलर ऐड करो जिसका नाम होगा प्राइमरी। ठीक है, और उसकी वैल्यू होगी, कॉपी तो करी थी मैंने, ये और ये हैश। ठीक है, ये उसकी वैल्यू है और ये हैश, कलर कोड के साथ हम हैश लगाते हैं। तो ये भाई मैंने एक सिंपल सा प्राइमरी कलर सेट कर दिया है। अब जो है मैं यहाँ पर आता हूँ, टेक्स्ट प्राइमरी आ गया, खत्म। अब जो है मुझे बार बार फोर्टील 600, कभी कभार तो मैं भूल भी जाता हूँ। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि हम जो है कल को भाई हमने प्राइमरी कलर ही चेंज करना है, हमने सिंपल वहाँ आएंगे टेलविंड कॉन्फ़िग के अंदर, यहाँ पे मैंने प्राइमरी कलर चेंज किया, पूरी वेबसाइट में ग्रीन की जगह ब्लू अगर मुझे ऐड करना है तो वो पूरी वेबसाइट में ब्लू हो जाएगा। इस तरह से हम काम करेंगे। ठीक है, तो जो है ये मैंने कर लिया स्पेशलाइज प्रोग्राम, इसका कलर ये हो गया। अब बाकी जगहों पे आप लोग भी इस तरह से कर लेगा ताकि जो है अच्छा हो जाए। ओके, अब जो है इसके अंदर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता है, स्पेशलाइज ट्रैक पे आता है, या मेरे ख्याल से ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता है, फॉन्ट मीडियम कर देता है ताकि थोड़ा सा बोल्ड हो जाए हमारी टैग लाइन। दूसरी चीज, टेक्स्ट एक्सेल जो हमारा हेडर है उसका फॉन्ट सेमी बोल्ड। लेट्स सी कैसा बना। ओके, तो ये कुछ सही लग रहा है स्पेशलाइज प्रोग्राम। इस इमेज को मेरे ख्याल से डिजाइन में भी सेंटर में है, इस इमेज को और टेक्स्ट को मुझे सेंटर में लाना है, तो इनको मैं सेंटर में ले आता हूँ। और उसके लिए मैं क्या करूँगा भाई, आइटम सेंटर, आइटम सेंटर। देख रहे हैं फ्लेक्स जो है कितनी दफा आप लोग ये यूज करेंगे। कहाँ पे लगा दिया मैंने, आइटम सेंटर, इस फ्लेक्स के साथ लगाया मैंने, तो ये यहाँ पे भी सेंटर हो गया। ओके, ऐसा क्यों हुआ है भाई, फ्लेक्स आइटम सेंटर। एक काम करता है, ये बेसिस की वजह से तो नहीं हुआ, तो बेसिस की वजह से नहीं हुआ। ये सेंटर में क्यों आ गया, हमने ऊपर भी कुछ लिखा। ओह ओ ओ ओ ओ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सॉरी माय बैड, ये सही आया है। हमने जो है एक गलती ये करी है कि हमने जो है ये जो ग्रे कलर है इसको हमने क्या करना था। अच्छा ये बताया मुझे, ग्रे कलर इतना बड़ा क्यों है, ये मुझे वजह बताए। जिसने बता दी उसको फ्लैग समझ आ गया, मतलब काफी हद तक। हाइट में या हाइट में ये ग्रे कलर इतना बड़ा क्यों। ये इस डिव के अंदर आ रहा है ना, ये जो
लेफ्ट वाली की इसके साथ में। हाँ, तो हमारे पास हमने क्या पढ़ा था बाय डिफॉल्ट, क्यों ऐसा हो रहा है? स्ट्रेच हो स्ट्रेच हुआ हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने, स्ट्रेच हुआ हुआ है, इसलिए भाई ये स्ट्रेच हुआ है। तो मैंने एक गलती ये करी है कि भाई ये जो div है, ये जो div है, इसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो मैंने ये बड़ा सा div रख दिया, जो कि ऐसा नहीं करना था मुझे। मुझे क्या करना है कि भाई एक div होगा जो कि यहाँ पे मेरे ख्याल से इसी को रहने देते हैं, और ये जो हमारा एक एलिमेंट है इमेज और इसका, इसके लिए मैं एक अलग div बना देता हूँ। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, एक div बनाता हूँ जिसके अंदर हमारे पास ये दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा फ्लेक्स भी लाना पड़ेगा, क्लासेस भी लानी पड़ेंगी, तो उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ से फ्लेक्स गैप आइटम्स, ये उठा लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ क्लास से फ्लेक्स गैप आइटम सेंटर। तो ये चीजें हमारे पास आ गई और ये टॉप पर भी आ गया और ये हमारा सब सेट भी हो गया। ठीक है, अच्छा और क्या चीजें हैं भाई हमारे पास? और हमारे पास भाई अंडरलाइन है। अंडरलाइन ऐड करने के लिए मैं आऊँगा, अंडरलाइन ऐड करने के लिए मैं आऊँगा यहाँ पे एक डिव ऐड कर दूंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा अंडरलाइन। अब बाकी का टास्क आप लोग को समझ आ गया होगा, जो कि आप लोगों ने लूप चलाना है इसमें। और ये सारा डाटा कहाँ से आ रहा होगा? ये डाटा आ रहा होगा हमारा, क्या कहते हैं, एक आप वेरिएबल बनाएंगे उसके अंदर सारा डाटा डाल देंगे। ठीक है, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि उसमें जो है हम ये एक काम करते हैं, हम जो है ना फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देते हैं, बाकी यूआई तो आप लोग होपफुली कर ही लेंगे। तो मैं यूआई पे टाइम नहीं वेस्ट करता, 5 मिनट है, जल्दी से जो है मैं फिग्मा को शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, जल्दी से मैं वो वाला फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देता हूँ जिसके अंदर हमने ये करना है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी हो गया तो टेंशन नहीं, ये ठीक है। तो ये चीज़ करनी है कि भाई जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका वाला खुल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसकी लॉजिक बता देता हूँ, बाकी जो है आप लोग कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ मुझे चाहिए होगा कि भाई 2 एलिमेंट्स चाहिए। तो 2 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे कर लिए, एक ये एक ये। अच्छा एक और चीज़ सबसे पहले ये करना है मुझे कि भाई मैं इस पे होवर करूँ ना तो मेरा जो माउस का पॉइंटर है वो कर्सर जो है ना इसका वो वाला हो, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, एरो, मतलब ये हैंड वाला कर्सर हो। तो ये भी मैं लगाने के लिए क्या लिखूंगा, इसके पेरेंट डिफ पर आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कर्सर पॉइंटर, इसको हम कहते हैं पॉइंटर। अब मेरा जो कर्सर है वो आएगा पॉइंटर इस तरह से। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, दूसरा भी बना लिया। ओके यार, इसमें जो है ना टाइम ज़्यादा लगेगा, इस चीज़ पे ना टाइम ज़्यादा लगेगा। इस चीज़ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, मेरे ख्याल से नेक्स्ट उसमें ही करते हैं, क्योंकि मुझे ना सारा डेटा जो है एक वेरिएबल में स्टोर कराना होगा। और जो है 10 बज गया, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम इस सेक्शन को कर लेंगे, होपफुली होम पेज हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये सेक्शन इतना मुश्किल नहीं है। इसको मैं तेज़ ही रखूँगा, ये इमेज लगाऊंगा, एसवीजी आइकन्स लगाऊंगा ये वाले, और हो गया सेक्शन। तो ये वाला पेज हमारा हो जाएगा, फिर हम जो है एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो करेंगे और देखेंगे लास्ट में कि भाई किस किस ने ये प्रोजेक्ट बना लिया। ठीक है, तो अब Q&A कर लेते हैं, बाकी जिनको जाना है वो जा सकते हैं। रिकॉर्डिंग जो है मैं अपलोड कर दूंगा, और जो है फिर जो है नेक्स्ट क्लास में इसकी फंक्शनैलिटी और इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेंगे, और फिर काफ़ी करीब हो गई हमारी वेबसाइट कंप्लीट होने वाली है। तो जो है इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं सर। ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।